कैमरा मुझे हमेशा लगता है कि कोई अजनबी है जो मेरी बात सुन रहा है, तो कैमरे पर फिर थोड़ा आदमी फॉर्मल हो जाता है। आपकी देह भाषा, और देह भाषा में अगर सावधानी है तो विचारों की स्वाभाविकता बाधित हो जाती है। फिर हिंदी साहित्य ऐसा है, हिंदी की दुनिया ऐसी है, या ये सब आवरण है या वैमर्शिक खांचे हैं जिनके भीतर हम सांस ले रहे हैं और जबरदस्ती कुछ चीजों को मान रहे हैं या खारिज कर रहे हैं। प्रश्न मेरे मन में ये आ रहा है कि अगर हम लोकतांत्रिक हैं तो लोक को महत्व देना पड़ेगा, और अगर लोक को हम महत्व देते हैं और लोक में ही उहड़ता है, अश्लीलता है, तो जो लिखा जाएगा, बोला जाएगा, गाया जाएगा, उसमें वो चीज़ें आएंगी। जैसा कि आपने कहा, वो समाज वो डिजर्व करता है, लेकिन उसी समाज में तो भिखारी ठाकुर भी होते हैं। मनुष्य जो है उससे भिन्न होना चाहता है। मनुष्य को छोड़कर कोई दूसरा ऐसा प्राणी नहीं है जो अपने होने के विकल्प को लेकर बेचैन हो। तो मनुष्य अपने होने की अपर्याप्तता से बेचैन है, और इस बेचैनी में उसने कल्पना की देवताओं की। कई सारी चीज़ें इजाद की जो उसको पूर्ण होने का भ्रम दे। उस प्रोसेस में मुझे लगता है कि आज जो एआई की दुनिया जिस तरीके से फैल रही है वो भी है। टेक्नोलॉजी से आपका संबंध, आपका वैचारिक संबंध टेक्नोलॉजी से कैसा है, कैसे देखते हैं आज? मुझे लगता है कि साहित्य की 3 भूमिकाएं हो सकती हैं। एक तो ये कि वह हमें अपनी दिनचर्या से मुक्त करता है, क्योंकि दिनचर्या में आप शेखर एक जीवनी नहीं होते, शेखर नहीं होते। दिनचर्या में आप होरी नहीं होते, दिनचर्या में आप सुनीता नहीं होते, दिनचर्या में आप त्यागपत्र की मृणाल नहीं होते। कला का कोई भी फॉर्म है वो मनुष्य को उसकी दिनचर्या से मुक्त करता है। फैसला नहीं हुआ, एक समझौता हुआ। मैं कह रहा हूँ अनुच्छेद 343 कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी, और 15 वर्षों तक अंग्रेजी सहायक भाषा बनी रहेगी। और 65 में जब ये पूरा होना था तब आंदोलन शुरू हुआ, और तमिलनाडु में हिंसक आंदोलन हुए, बंगाल में भी। मेरी सांस फूल जाती है जब मैं इतनी दूर निकलता हूँ कि स्त्री और पुरुष एक ही होते हैं। स्त्री और पुरुष एक नहीं होते। इसमें भी अगेन बहुत लेयर्स हैं, क्योंकि मैटरनिटी लीव, ये जो पॉलिसीज बनती हैं, आप और बाजार, सब कुछ का इसमें मिश्रण है। आपने ये कह दिया कि स्त्रियां, अगर आप महादेवी वर्मा के जो किरदार हैं, चरित्र हैं, उनका जो विचार है, उससे उद्वेलित होकर अगर आपने एक निर्णय लिया कि मेरी दुनिया यही है, तो वो 4 लोग, 4 फेमिनिस्ट कौन हैं जो ये उसको बताएं कि ये तुम्हारी दुनिया नहीं हो सकती, तुम छलावे में जी रही हो? इसमें ऐसा है कि तुम्हारे सवाल में कुछ बहुत बुनियादी सवाल हैं। जब संविधान बना और जब जिन लोगों ने संविधान लिखा, उनका भी एक कैरेक्टर था, जिसमें कि कुछ कोलंबिया से पढ़ के आए थे, दर्शन बाहर का था, कुछ काम बाहर करके आए थे। जैसे गांधी जी, जो संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, लेकिन बहुत कुछ गांधी जी से भी लिया गया संविधान में। और ये इन सब का दायरा बहुत विस्तृत था, पाश्चात्य भी था, बाकी अफ्रीकी देशों का भी था, एक आम स्त्री के दृष्टिकोण से। और मैं, पितृसत्ता हमारी है भी या नहीं, क्योंकि क्रिश्चियन ट्रेडिशन में ईव का जन्म एडम की रीढ़ की एक हड्डी से होता है, पर हमारे यहाँ तो सृजन का केंद्र स्त्री रही है। पूरे संसार की संरचना स्त्री के ही इर्द गिर्द घूमी है। उसके बाद हम आते हैं पुरुषों का हिंसा, स्त्रियों पे वो हिंसक हो सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका द चर्न के शब्द विश्व संवाद श्रृंखला के इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे प्रोफेसर रामेश्वर राय सर के साथ। प्रोफेसर साहब का हमेशा से आग्रह रहा है कि उनका परिचय मैं केवल उनके पढ़ाने से ना दूं, बल्कि इस बात पर जोर रहा है उनका कि पिछले 45 वर्षों से वो हिंदू कॉलेज से जुड़े रहे, उनकी पढ़ाई वहीं हुई, उन्होंने बच्चों को वहीं पे पढ़ाया, और 38 वर्ष अध्यापन के उनके हिंदू कॉलेज में बीते। और मैंने प्रोफेसर साहब से संपर्क इसलिए किया क्योंकि कई मायनों में मेरे गुरु डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, बड़े भाई
भी हैं वो, उनके एक अभिभाषण में मैंने सर को सुना, हालांकि जिक्र कई बार आया, और उनको सुनने के बाद मैंने डिजिटल रिसर्च शुरू की। तो सर के लिखे हुए और सर के कहे हुए जो भी शब्द मुझे दिखे, मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़रूरी है कि एक क्लास मैं सर से लूँ। और सर ने मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और बहुत शुक्रिया भी करती हूँ सर का कि उन्होंने मुझे समय दिया। ये प्रश्न आपको बहुत बचकाने लग सकते हैं, शायद होंगे भी, क्योंकि मैंने हिंदी साहित्य कभी डूब कर उस तरीके से नहीं पढ़ा जिस तरीके से अंग्रेज़ी साहित्य पढ़ा। ट्रेनिंग मेरी अंग्रेज़ी साहित्य में रही। लेकिन हाँ, हिंदी और अंग्रेज़ी साहित्य के बीच में जो कुछ विचारों के जो पुल हैं और जो पुल टूट गए हैं, उनके बीच में झूलती हुई मैं कई ऐसे प्रश्नों से हर रोज़ टकराती हूँ, जिनके समाधान के लिए मैंने सोचा कि सर से बात की जाए। आप ये संवाद एंजॉय कीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको ये कॉन्वर्सेशन कैसा लगा। सर, लगभग 40 वर्षों का अनुभव है आपका, पठन पठन का तो खैर और भी गहन अनुभव है। इतने वर्षों में, दशकों में आपने हिंदी साहित्य को पढ़ने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें कुछ बदलाव देखा आपने? साहित्य को पढ़ने की कोई निश्चित प्रक्रिया होती नहीं है। कोई ऐसा विधान, कोई ऐसा ढांचा, कोई ऐसे फार्मूला नहीं है कि हम कह सकें कि ये साहित्य को पढ़ने का सबसे वाजिब तरीका है। साहित्य को पढ़ने का संबंध आपके जीवन के जीने से है। इसलिए एक ही टेक्स्ट को, एक ही पाठ को 10 लोग एक ही तरह से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अलग अलग जिंदगी और अलग अलग अनुभव, अलग अलग मूल्य, दृष्टि, परिवेश और स्मृति लेकर हम रचना के पास आते हैं। आईना दरअसल चेहरा तय नहीं करता, हम एक चेहरा लेकर आते हैं और फिर टेक्स्ट में हम वही पढ़ लेते हैं जो हम हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कैसे कहा जा सकता है आईने से कि कैसा चेहरा दिखना चाहिए, क्योंकि चेहरा तो वही दिखेगा जो आप हैं। टेक्स्ट में हम ठीक वही पढ़ते हैं जो हम हैं, क्योंकि हम बिल्कुल ब्लैंक रूप से किसी रचना के पास, किसी समय के पास, किसी संबंध के पास नहीं आते। हमारे आने की यात्राएं भी शामिल होती हैं। तो ऐसी स्थिति में एक टेक्स्ट को पढ़ना दरअसल पूरे जीवन, पूरे अनुभव, पूरी स्मृति और पूरे एहसासों के साथ आना है। इसलिए किसी भी टेक्स्ट का अर्थ निश्चित, प्रत्याशित और निर्धारित नहीं होता। क्या लेखन में भी यही बात लागू होती है? लेखन में ज़्यादा लागू होती है, क्योंकि अगर मैं विमर्शवादी लेखन से बात शुरू करूं जी, तो मैं कई बार सोचता हूं, कहता भी हूं कि आप मैं को लेकर स्वप्न में नहीं उतर सकते। जब तक आपको पता है कि यह मैं हूं, आप सपना नहीं देख सकते। ये मैं जब डिजॉल्व हो जाएगा नींद में, वहां से स्वप्न शुरू होगा। सृजन भी आप मैं को लेकर नहीं कर सकते। लिख सकते हैं, लेखन और सृजन में फर्क है। तो जब तक आप अपनी अस्मिता को, अपने मैं को स्थगित नहीं करेंगे, तब तक आप लिख तो सकते हैं, सृजन संभव नहीं है। साहित्य और सृजन में कोई अंतर है? अंतर है। साहित्य में लेखन भी शामिल है। ये लेखन सृजन है या नहीं है, इसका फैसला इतिहास करता है। पर इतिहास तो वही लिखते हैं जो सत्ता में होते हैं। नहीं, सत्ता में तो अकबर थे और अकबरनामा में तुलसीदास नहीं है। जिक्र ही नहीं है कि तुलसीदास नाम का कोई कवि भी है। तो वो, यह विमर्श के इतिहास वो लिखते हैं जो सत्ता में हैं। ये विमर्श सोशल साइंस का है, साहित्य का नहीं। सत्ता की सरहदें एक दिन खत्म हो जाती हैं और साहित्य बचता है। हम जानते हैं कि कालिदास हों या स्वयं वाल्मीकि हों या व्यास हों या पूरा का पूरा भक्तिकाल हो, हम सिकंदर लोदी को नहीं जानते हैं, हम कबीर को जानते हैं। उस हिसाब से साहित्य का जो डिस्कोर्स होगा, मैं कहता हूं कि साहित्य में लेखन भी है, सृजन भी है। जिस तरह से एक किसान अनाज को भूसे से अलग कर देता है, इतिहास
लेखन को भूसे की तरह साइड कर देता है, सृजन को बचा लेता है। हिंदी साहित्य का इतिहास, सृजनात्मक इतिहास भूसे का नहीं है, सृजन का है। भक्तिकाल में 400 लोग लिख रहे थे, 4 बच गए, 5। इतिहास इस मायने में बहुत बेरहम है। तो बचेगा वही जो सृजित होगा, और बाकी जो तथ्य है, सृजन है, वो सब इतिहास उसे किनारे पर फेंक देगा। सर, हो सकता है कि ये जिस उम्र के पड़ाव में मैं हूँ या जिस प्रोफेशनल जंक्चर पे मैं हूँ, वहाँ से शायद ये सवाल आ रहा हो। 1940 के आसपास और उस दौरान का भारत, और उस दौरान जो कुछ लिखा जा रहा था हिंदी में, उसने पूरे राष्ट्र को बांधा। और अब हिंदी को लेकर जो एक विमर्श की बात आपने की, और ये एक मैं राइडर यहाँ पे दे दूँ कि आपने जो बात कही है वो पूरा कॉन्वर्सेशन शायद उससे अब डोमिनेट होगा। ये बहुत बड़ी बात है। आपने इनफैक्ट मेरा जो बहुत सारे भ्रम थे उस एक वाक्य ने तोड़ दिए हैं कि साहित्य का विमर्श और साहित्य में अंतर है। तो मैं ये पूछना ये चाह रही हूँ कि 1940 के भारत के दौरान जो भी लिखा गया, जो सृजित हुआ, उसने देश को जोड़ा। और आज हिंदी के नाम पर जिस तरीके की कटुता या तो फैलाई जा रही है, मैं उस मोमेंट में पॉज करना चाहती हूँ, आपसे पूछना चाहती हूँ कि हिंदी साहित्य ऐसा है, हिंदी की दुनिया ऐसी है, या ये सब आवरण हैं या वैमर्शिक खांचे हैं जिनके भीतर हम सांस ले रहे हैं और ज़बरदस्ती कुछ चीज़ों को मान रहे हैं या खारिज कर रहे हैं। 2-3 बातें इस प्रश्न में हैं। उन 2-3 बातों की तरफ मैं आऊँगा। पहली बात तो यह है कि हिंदी की दुनिया और हिंदी का साहित्य, ये दोनों विजातीय हैं, अलग अलग हैं। हिंदी साहित्य की दुनिया प्रेमचंद की है। प्रेमचंद के लेखन में 3 चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट हैं। एक तो उन्होंने भारत की और भारतीय समाज की एक भिन्न वैकल्पिक छवि निर्मित की या उसको स्वीकार किया। मैथिलीषण गुप्त का जो गांव है वो स्वर्ग है। आहा ग्राम्य जीवन भी क्या है जी, थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है। प्रेमचंद ने कहा कि भारत गांवों का देश है और इस देश में 3 बड़ी समस्याएं हैं। एक तो किसान है, स्त्री है, दलित है। जो त्रिभुज बनाते हैं प्रेमचंद, वो किसान, स्त्री और दलित से बनाते हैं, और तीनों दुर्दशाग्रस्त हैं। इसलिए प्रेमचंद का जो लेखन है वो हिंदुस्तान की यातना के खून से लिखा गया है। तकलीफें बहुत हैं, कोई विकल्प है या नहीं है, ये एक सवाल है। और अपने आखिरी दौर में प्रेमचंद को लगा कि कोई विकल्प नहीं है, इसलिए गोदान के अंत में होरी का मरना और तद्दाता दिन की हथेलियों पर पूरे दिन की कमाई के पैसे रखकर पछाड़ खाकर धनिया का गिरना, ये मूलतः इतिहास के पन्नों का मसला नहीं है, उपन्यास के पन्नों का मसला नहीं है। ये पछाड़ खाकर गिरती हुई धनिया मनुष्य की पूरी संवेदना की छाती पर गिरती है। तो प्रेमचंद का हिंदुस्तान ऐसा है, लेकिन प्रेमचंद का समाज कैसा है? यानी साहित्य में तो ऐसा है, समाज कैसा है? प्रेमचंद 1936 में गए और ये 1925 है, लगभग 90 वर्ष होने को आ रहे हैं। जिस अंधेरे की चर्चा उन्होंने की, क्या अंधेरा कुछ कम हुआ है 90 वर्षों में? 90 वर्षों में हिंदुस्तान का चेहरा बदल गया, लेकिन क्या उसकी आंतरिक संरचना में, मसलन की जातिवाद, दहेज, सांप्रदायिकता, असमानता, ये कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? अगर ये कम हुआ होता तो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग मुंबई में मार नहीं खा रहे होते। पूरा वह इलाका जिससे प्रेमचंद आते थे, उसके लोग अपनी जड़ों से विस्थापित होकर हिंदुस्तान की छाती पर फैले हुए हैं, विस्थापित।
घर बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं। इतना बड़ा प्रदेश, इतना बड़ा इलाका, इतना पौराणिक, मिथकीय और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, बुद्ध को, राम और कृष्ण को जन्म देने वाला इलाका, क्या उस इलाके के रहने वाले लोग इतना भी हक नहीं रखते हिंदुस्तान में कि वो अपनी भाषा, अपनी जमीन से जुड़े रहकर एक सम्मानित जीवन जी सकें? तो मुझे लगता है कि अंधेरा छटा नहीं है। उपन्यास में जो है समाज उसका उल्टा है। तो मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य की जो दुनिया है और जो हिंदी जाति है, जो हिंदू समाज है, वो बिल्कुल अलग अलग है। जिस प्रेमचंद को या जिस रचनाशीलता को हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन ये जितने भोजपुरी गायक हैं जिनकी फॉलोइंग करोड़ों में है, वो क्या गा रहे हैं, कौन समाज है, इससे उस समाज की मनोवैज्ञानिक संरचना का पता चलता है। क्योंकि किसी भी समाज में कोई भी अश्लील, फूहड़, रद्दी गाना लोकप्रिय नहीं हो सकता अगर वो समाज रद्दी नहीं है। तो किसी भी समाज को वैसा ही संगीत, गीत, फिल्में मिलती हैं जो डिजर्व करता है, जो है। तो मुझे लगता है कि समाज हिंदी समाज की एक अलग सत्ता है और उसमें जो साहित्य है वह केवल एक स्वप्न है, एक आकांक्षा की तरह है। हकीकत बिल्कुल अलग है। तो समाज और साहित्य, ऐसा पार्थक्य शायद किसी दूसरी भाषा में नहीं है जितना कि हिंदी में है। इसका समाज अलग है और इसका साहित्य अलग है। सर, लोकतांत्रिक होते हुए साहित्य गढ़ना और साहित्य पढ़ना, अगर हम लोकतंत्र की बात यहाँ पर लाएं, यानी लोक की बात लाएं, आपने कहा, जो भी आपने बात कही मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन प्रश्न मेरे मन में ये आ रहा है कि अगर हम लोकतांत्रिक हैं तो लोक को महत्व देना पड़ेगा, और अगर लोक को हम महत्व देते हैं और लोक में ही फूहड़ता है, अश्लीलता है, तो जो लिखा जाएगा, बोला जाएगा, गाया जाएगा, उसमें वो चीज़ें आएंगी। जैसा कि आपने कहा, वो समाज वो डिजर्व करता है। लेकिन उसी समाज में तो भिखारी ठाकुर भी होते हैं। उसी समाज में बटोहिया के अलावा वो जो हाँ, उनका भोजपुरी का जो नेशनल हाँ, एक तरह हाँ, से सॉन्ग जो बना, वो भी लिखा जाता है। विदेशिया, एक विदेश, एक बटोहिया है सर, जो जहाँ हिंद घहरावे रे, वो तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है कवि का भी, पर वो 1940 की ही के आसपास की ही रचना है। तो ये जो द्वंद्व है लोक का और साहित्य का, कई बार मैं, चूंकि अब हम लोग बहुत खुल करके बात करें, कई बार मुझे लगता है कि शायद लोकतंत्र ने जो एलिटिज्म खत्म किया, उस एलिटिज्म के खत्म होने से बहुत सारी चीज़ें मुख्यधारा में ऐसी आई जिनको पहले त्याज्य माना गया। ये जस्टिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं है फूहड़ता और अश्लीलता का। मेरे मन में ये प्रश्न ज़रूर उठता है कि लोकतंत्र के भी मायने, लोकतंत्र के भी लिमिट्स कहाँ तक हों। हालांकि इस पे बात करना अपने आप में ऐसा लगता है जैसे कि नहीं, सवाल तो बिल्कुल, कोई बैठकर बर्लिन में फांसीवाद की बात कर रहा हो। सवाल बिल्कुल वाजिब है। तुम्हारा सवाल अगर ये है कि हमने जीवन की जो एक धारणा बनाई, मूल्यों की जो धारणा बनाई, वह अभिजात्यवाद से नियंत्रित है। जीवन कैसा होना चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए, संबंध कैसे होने चाहिए, प्रतिमान क्या हो सकते हैं समाज के, इसको तय किया ऊपर के लोगों ने। और जब लोकतंत्र आया तो ऊपर पानी जो साफ दिखाई पड़ रहा था और नीचे मिट्टी बैठी हुई थी, लोकतंत्र ने बाल्टी हिला दी और तब पता चला कि जो पानी बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है उसके नीचे मिट्टी थी। तो मिट्टी कहीं से आई नहीं, मिट्टी उसी बाल्टी में थी जो नीचे बैठी हुई थी, दिखाई नहीं पड़ रही थी। तो जो बड़े लोग लिख रहे थे तो लगता था कि सब महान है और पवित्र है, उदात्त है। लेकिन जब भाषा, मीडिया, सृजन तलछट में गया तो मिट्टी जो ऊपर आई तो हमने कहा कि बहुत गंदला हो रहा है। तुम्हारा सवाल ये है, लेकिन मैं इस सवाल को एक दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं।
ये सवाल एक तरह से अपनी मूल प्रकृति में, अपने मूल चरित्र में राजनीतिक सवाल है। और मुझे लगता है कि दर्शन और साहित्य के जो उत्तर होंगे, उन उत्तरों को थोड़ा तटस्थ होना पड़ेगा राजनीति से। तो मैं राजनीति की तरफ आऊँगा, लेकिन मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि मनुष्य नाम का जो प्राणी है, प्रकृति के हिसाब से देखोगे तो जानवर हैं, और जानवरों में पशु पक्षी कीट पतंगे से लेकर के ये सब उधर आ जाते हैं। फिर मनुष्य है, और मनुष्य ने एक और संसार पैदा कर लिया जो देवताओं का संसार है, क्योंकि प्रकृति ने देवता का निर्माण किया नहीं है। देवता दरअसल कंस्ट्रक्ट है मनुष्य की। मनुष्य जो है उससे भिन्न होना चाहता है। मनुष्य को छोड़कर कोई दूसरा ऐसा प्राणी नहीं है जो अपने होने के विकल्प को लेकर बेचैन हो। तो मनुष्य अपने होने की अपर्याप्तता से बेचैन है, और इस बेचैनी में उसने कल्पना की देवताओं की। देवता क्या हैं और स्वर्ग क्या है, ये उसकी अपर्याप्तता की संतानें हैं। हम ऐसे स्वर्ग की कल्पना करते हैं जिसकी हम इच्छा करते हैं, जो यहाँ नहीं है। तो तिब्बत में जो स्वर्ग है वो बहुत गर्म है। हमारे यहाँ स्वर्ग में खूब ठंडी अच्छी हवाएं चलती हैं। हमारे व्यवहार में बहुत बेईमानियां हैं, लोग बहुत स्वार्थी हैं, लेकिन हमने वहाँ कल्प वृक्ष बनाया। जो मांगोगे वही मिल जाएगा, सोचोगे तो मिल जाएगा। तो ये कल्पना है। देवता की भी ऐसे ही कल्पना कर ली हमने, लेकिन देवताओं की कल्पना में एक परेशानी है कि देवताओं में हमने अपनी वासनाएं भी डाली तो इंद्र हो गए, लेकिन देवताओं में हमने अपना योग भी डाला तो शिव हो गए। देवताओं में अपने रक्षा भाव डाला तो विष्णु हो गए। हमारे देवता भी दरअसल हमारी ही संतानें हैं, मनुष्य की। तो मनुष्य वह है जो अपर्याप्तता से जूझता है और उसका एक बेहतर विकल्प पाना चाहता है। जिस मनुष्य में, जिस समाज में, जिस समय में और जिस देश में बेहतर होने की आकांक्षा खत्म हो जाती है, दरअसल उस शरीर से तो आदमी दिखाई पड़ेगा लेकिन केंचुआ हो जाता है। अपनी अपर्याप्तता की कसक के भीतर ही मनुष्य की परिभाषा तय होगी। तो जो लोक में है, कह रही हो कि ये तो लोक में अगर गंदगी है, अश्लीलता है, तो इस गंदगी और अश्लीलता की वास्तविकता के समानांतर वो एक उद्दात की रचना करता है, सबलाइम। अगर हमारे भीतर सबलाइम की कोई आकांक्षा ही नहीं है, तब आप एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं केवल, फिर आप मनुष्य नहीं हैं। और एक तरह से मनुष्य का पूरा इतिहास अपनी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी से एक ह्यूमन आइडेंटिटी की तरफ बढ़ने के संघर्ष और आकांक्षा का इतिहास है। तो मैं ये सवाल कई बार पूछा गया है गालियों वालियों को लेकर, तो मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदी की परंपरा में अगर इतिहास देखो तो लोक से सबसे ज़्यादा जुड़े हुए लोगों में कबीर हैं। कबीर तो पूरे एशिया में गाए जाते हैं जहाँ जहाँ उर्दू और हिंदी है। कबीर में कितनी गालियाँ हैं। जो लोग गालियाँ लिख रहे हैं और तर्क दे रहे हैं कि लोक में है, वो लोक के 1% पर नहीं है। और अभी तो ये लिख रहे हैं केवल छोले भटूरे की तरह दिखाई पड़ रहे हैं फूले हुए। इतिहास इन्हें 5 साल में रद्दी की टोकरी में फेंक देगा। तुलसी हैं, कितनी गालियां हैं। अच्छा, मध्यकाल को हम छोड़ देते हैं, आधुनिक काल में आ जाते हैं। प्रेमचंद के बारे में लाइब्रेरी कांग्रेस की एक रिपोर्ट थी कि जिस आदमी की किताबों पर मसालों और हल्दी के दाग सबसे ज़्यादा हैं वो प्रेमचंद की किताबें हैं। इसका मतलब है कि उसे खाना बनाने वाली गृहिणियाँ भी पढ़ रही हैं। ये प्रेमचंद की व्याप्ति है। कितनी गालियाँ हैं। एक गाली है वो पुनिया देती है कि तुझे इन्फ्लुएंजा हो जाए। कोई गाली नहीं है पूरे साहित्य में। प्रसाद तो उसी भोजपुरी क्षेत्र से आते हैं। कितनी गालियां हैं। तो
पेट में मल है इसका मतलब नहीं कि आप सड़क पर फैला दें। लोक में अगर अश्लीलता है तो समाज उसका परिष्कार करेगा और केवल वही चीजें बच जाती हैं मनुष्य के चेतन में जो परिष्कृत है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर लोकतांत्रीकरण के कारण ऐसा है तो फिर वो लोकतंत्र हमारा नहीं है। लोकतंत्र वैसे भी हमारा है नहीं या आयातित है, क्योंकि इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल 20 वर्षों के अंतराल में 2 विश्व युद्धों में 9 करोड़ लोग मारे गए। और इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस दुनिया के 2-3 देशों ने मिल करके दुनिया को लूट लिया। इंग्लैंड तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि लोकतंत्र है कि आप एक देश को दबोच लें और उसकी पूरी भौतिक और सांस्कृतिक संपदा को नष्ट कर दें। तो लोकतंत्र का फिनोमिना दरअसल हमारा नहीं है। तो मैं इस तरह के लोकतंत्र में भरोसा नहीं करता। सर 2 सवाल हैं, मैं लोकतंत्र पे बाद में आऊँगी। आपने जब मनुष्य की जो इनकम्प्लीटनेस है उस पे बात की, तो वहाँ पे मैं आजकल जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है उस पे मैं बात करना चाहती हूँ कि मनुष्य चूँकि पूरा नहीं है और वो पूरा होने की तरफ हमेशा तड़पता रहता है, उसने इसी क्रम में कई सारी चीज़ें इजाद की जो उसको पूर्ण होने का भ्रम दे। उस प्रोसेस में मुझे लगता है कि आज जो एआई की दुनिया जिस तरीके से फैल रही है वो भी है। टेक्नोलॉजी से आपका संबंध, आपका वैचारिक संबंध टेक्नोलॉजी से कैसा है? कैसे देखते हैं आज? तकनीक स्वयं में कोई समस्या नहीं है। तकनीक ने जीवन को न केवल बेहतर बनाया है बल्कि उसे कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं से मुक्त भी किया है। पोलियो जैसी बीमारियां, टीबी जैसी बीमारियां, हैजा प्लेग जैसी बीमारियां इसी मेडिकल साइंस, इसी तकनीक से दूर हुई। इसी तकनीक से यह संभव है कि दूर दराज के गांवों में हम बेहतर से बेहतर शिक्षा पहुंचा पाएं। सैद्धांतिक स्तर पर मैं कह रहा हूं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी के स्तर पर बिजली और टेक्नोलॉजी के यंत्र खरीदने की क्षमता हिंदुस्तान के औसत मनुष्य में है नहीं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि इसी तकनीक के आधार पर बड़ी से बड़ी महामारियां, बहुत से बड़ी विपत्तियां, भूकंप आते हैं, सहायता पहुंचाई जाती है। तकनीक अपने आप में आपत्तिजनक नहीं है। समस्या वहां से शुरू होती है जब तकनीक पर वर्चस्व स्थापित होता है बाजार का। इसी तकनीक के उपयोग से बाजार ने मनुष्य के स्वत्व को नष्ट किया है। और मनुष्य के स्वत्व का मेरे लिए अर्थ केवल यह है कि उसके पास अपने होने का विवेक है। होने का विवेक का मतलब है कि वह तय कर सकता है, वह चुन सकता है, वह निर्णय ले सकता है। तय करने, चुनने और निर्णय लेने की क्षमता को बाजार ने पूरी तरह खत्म कर दिया है। क्योंकि जब तक आपके भीतर विवेक है तब तक बाजार तय नहीं करेगा आपकी जरूरतें। बाजार ने कहा कि यह मनुष्य नाम का जो प्राणी है, अगर यह अपनी जरूरतें स्वयं तय करने लग गया तो फिर मेरे विस्तार का कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए स्वत्व का स्थगन बाजार की पहली प्रतिज्ञा थी, पहला संकल्प था उसका, और उसमें वो विजयी हुआ है। तो तकनीक पर वर्चस्व है बाजार का, और इसी बाजार के तहत हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं इसी तकनीक के भीतर कर रहे हैं। संकट इसमें यह है कि बाजार ने मनुष्य को उसकी अपनी ही धुरी से विस्थापित कर दिया है। अब हमारा जो कुछ भी है उसमें होने पर बहुत कम बल है, बल्कि नहीं के बराबर है। दिखने पर, बिकने पर, प्रकट होने पर और निरंतर एक तरह की उत्तेजना में रहने पर अधिक बल है। बाजार लगभग हमारे सपनों के भीतर चला आया है।
तो तकनीक जब मैं कहता हूं तो ये बाजार नियंत्रित तकनीक है। और मुझे लगता है कि गांधी ने, हालांकि हम एक ऐसे बिंदु पर बात कर रहे हैं जहां पर अब तकनीक का कोई भी विकल्प है ही नहीं, थियरी में भी अब नहीं है। हम ऐसी दुनिया की कल्पना ही नहीं कर सकते जिसमें तकनीक नहीं हो। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ है कि बाजार तकनीक के माध्यम से चीजें तय कर रहा है। वो कहता है कि आपके पास मां की जरूरत नहीं है। विज्ञापन क्या कह रहा है? मां की जरूरत नहीं, एवरेस्ट मसाला है और इसको छोले में डालिए तो मां की अनुपस्थिति का कोई अर्थ नहीं रहेगा। यानी सभी मानवीय संबंधों के राग पक्ष पर कोई मसाला है, कोई क्रीम है। और ये कितना अपमानजनक है कि हम आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल करते हुए ये कह रहे हैं कि फेयर एंड लवली लगाइए और गोरे होइए। तो सांवला होना गुनाह है क्या? प्रकृति ने जैसा बनाया है, क्या उसमें जीवन नहीं जिया जा सकता? तो ये नेपथ्य के तरीके से बिना कहे ये अपमान है कि आपको ऐसा नहीं, ऐसा दिखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तकनीक को लेकर जो मूल समस्या है वह है बाजार की अधीनता। बाजार के अधीन है अब तकनीक, इसलिए तकनीक ही अब तय करती है। बाजार ही तय करता है कि तकनीक क्या हो। एक फ़ोन बनता है, कोई कंपनी फ़ोन बनाती है, 6 महीने के बाद अगला वर्जन आ जाता है। क्यों? कंपनी का नाम नहीं लेते हुए भी किसी भी फ़ोन को आप देख लें, उसमें जो फीचर है, एक्सपर्ट से एक्सपर्ट आदमी भी उसका 10% इस्तेमाल करता है। आप नया वेरिएंट लेकर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बेचना है। पर सवाल मेरा ये है कि बाजार को बेचना है, मनुष्य को तो निर्धारित करना होगा कि उसको कब तक, कहाँ तक बाजार से नियंत्रित होना है, या ये भी मनुष्य के हाथ में नहीं है? एक तो इसको थोड़ा हम स्पष्ट कर लें। जब हम मनुष्य कहते हैं तो ऐसा लगता है कि बायोलॉजिकली तो बिल्कुल ठीक है कि ये होमो सेपियंस है, लेकिन जैसे एक बहुमंजिली इमारत में 25 मंजिली इमारत हो और 25 फ्लैट में लोग रहते हैं, ये 25 तरह के लोग होते हैं, एक तरह के नहीं होते। उनका खान पान अलग होगा, कपड़े अलग हो सकते हैं। मनुष्य के कई तल हैं दरअसल, क्योंकि मनुष्य तो बुद्ध भी थे और मनुष्य अंगुलीमाल भी है, मनुष्य गांधी भी थे, मनुष्य गोडसे भी हैं। मनुष्य के बहुत सारे धरातल हैं। नीचे के धरातल पर जो असली समस्या है वो मनुष्य होने के दर्शन से जुड़ी नहीं है। वो जीवन की समस्या है, भूख की समस्या है, रोजगार की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, चिकित्सा की समस्या है। जो निचले स्तर पर लोग हैं, 4 घंटे से अस्पताल में लाइन से हैं कि ओपीडी में डॉक्टर का नंबर आ जाए, वे मनुष्य की अवधारणा पर और मनुष्य होने के सवाल पर सोच ही नहीं सकते। तो मनुष्य होना कोई एक रेखीय मसला नहीं है, इसमें बहुत सारे तल हैं। हम लोग किस तल पर बात करते हैं? क्या हमारे प्रश्न एक आम आदमी के प्रश्न हैं? आम आदमी के प्रश्न कुछ और हैं। लेकिन मैं ज़रूर ही सोचता हूं कि मोटे तौर पर अगर औसत हम कर दें तो गरीब से गरीब आदमी को भी एक लगता है कि घर होना चाहिए। जिसे कहते हैं कि कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ से थोड़ा साफ कर लेता है। तो एक कॉमननेस तो है मनुष्य में, उसके भीतर वात्सल्य है, उसके भीतर करुणा है, उसके भीतर स्मृतियां हैं, उसके भीतर आकांक्षाएं हैं, वो कॉमन है। लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में जीने के कारण उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, समय के हिसाब से भी। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि मनुष्य भाव को काफी क्षतिग्रस्त किया है बाजार ने। और एक तरह से अब हमारी पूरी दुनिया दरअसल बाजार की बनाई हुई दुनिया है, और उस दुनिया में वो एक उपभोक्ता की तरह रह रहा है। यह एक अभूतपूर्व गुलामी है जो मनुष्य के समूचे इतिहास में पहली बार घटित हो रही है। हमें कह सकने की स्थिति में नहीं है
कि सेल लगा हुआ है और एक खरीदिए और 3 मुफ्त, तो हम कह सकें कि मुझे एक ही चाहिए। मैंने एक बार कह दिया तो उसने कहा कि एक ले जाइए। मैंने कहा एक ही चाहिए। वो कहा कि ठीक है एक ले जाइए, लेकिन दाम तो वही लगेंगे, 3 के भी और 1 के भी। मैं एक को दे के आ गया। तो ये जो चुनने और नहीं कहने अ, का जो एक नैतिक विवेक है, वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है। सर, जो आपने मनुष्य के बारे में कहा कि मनुष्य एक रेखीय संरचना नहीं है, मनुष्य की अवधारणा, उसी तरीके से क्या टेक्नोलॉजी के ऊपर भी यही बात लागू होती है? क्योंकि एक बहुत ही गरीब स्त्री जब भोजन बना रही जब चूल्हे पे भोजन बना रही होंगी कभी, और उन्होंने फूंक करके आग जलाई होगी, तो उनकी आंखों में कष्ट हुआ होगा। उसी तबके से आई हुई किसी स्त्री ने सरकंडा लेकर उसके पाइप से डाली होगी और फिर धौंकने का आविष्कार हुआ होगा। तो क्या क्या हम तकनीक को इस रूप में भी नहीं देख सकते? 2 चीज़ें हैं तकनीक में, एक औद्योगिक तकनीक है और दूसरा वह तकनीक है जिसे मनुष्य ने प्रकृति और अपने अनुभव के बीच से अर्जित किया। जैसे रहट है, कुआं बिना तकनीक के खोदा जा सकता है क्या? बावड़ी खोदी जा सकती है क्या? घर बनाए जा सकते हैं क्या? तकनीक को हम ऐसा न मान लें कि तकनीक की एक ही प्रजाति होती है। औद्योगिक तकनीक की बात मैं कर रहा हूं। औद्योगिक तकनीक ने सरप्लस प्रोडक्शन पैदा किया और यहीं से समस्या शुरू होती है। जो आरंभिक तकनीक है, जब गुलेल बनाई गई होगी या पत्थरों को घिस कर नुकीला किया गया होगा, जब पत्थरों को रगड़कर आग पैदा किया गया हो, तकनीक तो तब भी थी। लेकिन पानी ठंडा करने के लिए सुराही बनाना और पानी ठंडा करने के लिए फ्रिज बनाना, ये दोनों एक तकनीक नहीं है। तकनीक में भिन्नता है। तो हमें बाजारू तकनीक, औद्योगिक तकनीक और मनुष्य के अनुभव, विवेक और प्रकृति के संपर्क से विकसित हुई तकनीक में बुनियादी फर्क करना पड़ेगा। नहीं तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर तो एक तरह से मनुष्य का पूरा जीवन, उसकी पूरी प्रज्ञा, उसकी पूरी विवेक चेतना, जाहिर है कि तकनीक को विकसित करने में भी लगी है, लेकिन वो वही तकनीक नहीं है जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले थी। औद्योगिक तकनीक की बात कर रहा हूं, जिसने मनुष्य को 2म दर्जे का आदमी बना दिया। अब 2म दर्जे का मतलब यह है कि अब आप करता नहीं है। एआई की जो तकनीक है, उसका सबसे बड़ा खतरा क्या है कि आप नहीं, अब हम सोचेंगे। आने वाले समय में यह संभव है। मुझे एक फिजिक्स के टीचर से बात हो रही थी कि आप क्या सोच रहे हैं ये एआई कैच करेगा और उसके हिसाब से वो आपको सामान दे देगा। आपके भीतर चल रही आंतरिक कंपनों को समझने और पकड़ लेने की क्षमता हो और वह आपको नियंत्रित करे, इससे ज़्यादा खतरनाक स्थिति क्या हो सकती है समय में। पर अगर आप एआई के प्रेम में हो और आप नियंत्रित होने दे रहे हो, मैं 2 बहुत ही भिन्न चीज़ों को इसलिए जोड़ रही हूँ क्योंकि जैसे हम जो ये बात कर रहे हैं, हो सकता है कि इससे सभी लोग रिलेट ना कर पाए, जिनकी मूलभूत समस्याएं अभी सॉल्व नहीं हुई हैं, हो सकता है वो इससे बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाए। लेकिन अगर उनको भी जीवन में रस चाहिए और वो चैट जीपीटी को कहे कि इस पूरे कॉन्वर्सेशन की सार को एक बहुत ही मार्मिक कविता के रूप में आप मुझे बता दीजिए, और मैं जब पत्थर तोड़ने जाऊं तो मैं ये सुन लूं। तकनीक ने ये कर दिया उसके लिए। उसकी मूलभूत आवश्यकता ये नहीं थी। कहीं ना कहीं हाँ, नहीं, एक तो ये मुझे लगता है कि पानी 2 स्रोतों से उपलब्ध होगा। एक ओस गिरती है, दूसरे आप कुएं से पानी निकालते हैं। एआई से जो कुछ भी उपलब्ध होगा, उससे आपकी बुनियादी तृप्ति संभव नहीं है। वो बहुत ही तात्कालिक होगा, थोड़ी देर के लिए होगा।
आप जो अर्जित करते हैं उसमें आप भावनात्मक रूप से निवेश भी करते हैं अपने को। अर्जन की प्रक्रिया निवेशन की प्रक्रिया भी है। उसमें हम खर्च होते हैं, उसमें हमारी आकांक्षाएं, स्मृतियां, हमारे श्रम, हमारी कल्पना सब शामिल होते हैं। अपनी कल्पना, भावना, स्मृति और आकांक्षा से निर्वासित होकर जो भी आप उपलब्ध करेंगे उसकी हैसियत बुलबुले के बराबर भी नहीं होगी। इसलिए एआई अगर महाभारत से भी महत्वपूर्ण किताब लिख दे तो उसका वजूद केवल उतना ही होगा जितना एक प्यासे आदमी के लिए नदी के चित्र का होता है। प्यास उससे बुझेगी नहीं। दिए का चित्र बनाकर अंधेरा दूर नहीं होता। एआई से जो कुछ उपलब्ध होगा वो दिए की चित्र की तरह होगा, अंधेरा उससे मिटेगा नहीं। इसलिए मैं, हालांकि ये बात बहुत व्यक्तिगत भी है और सार्वजनिक भी है, जो लोग चम्मच से खाना खाते हैं वे खाने की सूचना खाते हैं, खाना नहीं। हाथ से खाइए दाल भात, तब आपको फर्क पड़ेगा कि चम्मच से खाने और हाथ से खाने में क्या फर्क है। हालांकि संस्कृतियां तो डंडी वंडी से भी खाती हैं, चीन में, जापान में डंडे कंडे से खाते हैं, और ठीक है वो खाने का। पश्चिम में मैं देखता हूँ कई लोगों को, अंग्रेजों को पता नहीं चलता कि हाथ से रोटी कैसे तोड़ी जाती है, हाथ से कैसे खा सकते हैं। वो सांस्कृतिक है मसला, लेकिन मैं तो अपने हिसाब से कह रहा हूँ। तो एआई से जो कुछ भी उपलब्ध होगा वो केवल टेबल पर रखा रह जाएगा, आपकी चेतना पर, आपकी बुद्धि पर। वो कभी आपकी स्मृति का हिस्सा नहीं होगा। और यही कारण है कि अमीर खुसरो ने जो लोकगीत लिखे वे आज भी हैं। एआई से कोई भी कविता उठा के रख दो, वो एक दिन जीवित नहीं रह पाएगी। तो एआई से जो कुछ उपलब्ध है उसकी स्थिति, उसकी हैसियत कुरकुरे से ज़्यादा नहीं है। कुरकुरे शायद कुछ अंकल चिप्स टाइप चीज़ होती है, और देखा है मैंने, खाए तो नहीं है, और वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अंकल चिप्स से थोड़ा चटपटा लगेगा बस, इसके बाहर कोई उसकी सत्ता नहीं है। ये ज़रूर है कि एआई का इस्तेमाल अगर सर, जिसने कुरकुरे, मतलब मैं यहाँ से वो बात आगे ले जाना चाहती हूँ कि जिसने कुरकुरे खाए और उसके पहले आग में भुना हुआ आलू, उस पे तीखी चटनी खाई, उनको इन दोनों का फ़र्क होगा। लेकिन जो जनरेशन अंकल चिप्स, कुरकुरे और एयर फ्रायर पर ही पल रही है, उसके लिए जो हम संवाद कर रहे हैं या हम जिन स्मृतियों की बात कर रहे हैं वो स्मृतियां हैं ही नहीं, और वो एआई से टकरा ही नहीं रहा है। वो एआई ही उसका एंटरटेनर भी है। नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि ज़िंदगी इस तरह से जी जा सकती है कि आपने हिमालय न देखा हो, आपने महासागर न देखा हो। आप कह सकते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो अभागे लोग हैं जिसने हिमालय ही नहीं देखा, जिसने सागर ही नहीं देखा, जिसने बहती हुई नदियों का संगीत नहीं सुना, जिसने सांझ का तारा नहीं देखा। फिजिकली आप कह सकते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो अभागे लोग हैं जिसने भुने आलू नहीं खाए और कुरकुरे खाए। मैं उनके प्रति सहानुभूति से भर जाता हूँ। उन्होंने जीवन क्या जिया फिर, खेत नहीं देखे, गेहूं की पकी हुई सुनहली फसलों पर भोर की उतरती हुई धूप नहीं देखी, फिर क्या क्या जिया उन्होंने। तो हम कह सकते हैं कि जो जी रहे हैं उसमें देखना, खाना, दो क्रियाएं रह गई, देखना और खाना, और बाजार के निर्देशों के हिसाब से जीना। ये ऑनलाइन शॉपिंग के जो कल्चर विकसित हुआ है, इसे मैं देखता हूँ कि खासतौर पर नई पीढ़ी घंटों लगाती है। एक फ्रॉक है, एक साड़ी है, ये ड्रेस है, बाजार उसके सैकड़ों हजारों विकल्प देता है, और इस विकल्प को चुनने की प्रक्रिया में 6 घंटे गुजर जाते हैं। एक बहुत सीधी सी बात है
कि आप जाएं और कहें कि ये ऐसा कपड़ा चाहिए, ऐसा सिल दो। होटलों में लोग जाते हैं, मेनू आता है, कई बार मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ने आया हूँ या खाने आया हूँ, अब बताओ चावल दाल रोटी सब्जी क्या है, बस बात खत्म। ये जो तुम कह रही हो कि जिन्होंने आलू नहीं देखा है, तो इससे तो पता नहीं चलता है कि उनके जीवन में क्या फर्क है, लेकिन उनके जीवन की न्यूनताएं तो हमें पता चलती हैं। इस जनरेशन में लोगों को पता नहीं है कि सुबह भी होती है, क्योंकि उठते ही 11 बजे। और घर में जो खिड़कियाँ और पर्दे, वो आपको भ्रम भी देते हैं कि दिन में रात है। नहीं, भ्रम तो आपके मन का उत्पाद है। अगर आप तय कर लेते हैं कि सुबह अगर उठना है, तो बहुत सीधी सी बात है कि आप जल्दी सोएंगे। जल्दी आपको इसलिए नहीं सोना है क्योंकि ये सारे सारे तंत्र ने प्रेत की तरह जकड़ लिया है दरअसल। मैं इसको प्रभाव नहीं कहता, मैं इसको प्रेत प्रभाव कहता हूं। और प्रेत प्रभाव में आप वह नहीं होते जो आप हैं। वो प्रेत ही कर रहा है, करा रहा है। ये जीवन एक व्यक्ति का होता, 2 व्यक्ति की समस्या होती, ये नहीं है। ये पूरी जनरेशन की समस्या आ गई है। और इस तरह से आपका जागना, आपका सोना, आपका भोजन, आपके कपड़े, आप कुछ भी तय नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अपने आप में कितनी तकलीफदेह बात है कि हम अपने ही जीवन के लिए अपना कोई चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। कपड़े, कौन हीरो क्या पहन रहा है, कौन हीरोइन कौन घाघरा पहन रही है, कौन फिल्म हिट हो गया तो उसका ड्रेस चलने लग जाता है, बाजार पट जाते हैं उन सारी चीज़ों से। ये संकट है। और इस संकट को लेकर, इस संकट पर बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि बात नहीं हो रही है। लेकिन ये बात कुल मिला जुला कर इतनी है कि बैठ जाते हैं, बातचीत हो जाती है, भाषा में हम कह देते हैं। दलदल है, उसमें सब लोग फंसे हुए हैं और उसमें सूखे की बात कर रहे हैं दलदल में ही। तो मैं हूं या कुछ और लोग हैं या कुछ और लोग हैं, पूरा बौद्धिक समाज इस दलदल के भीतर दलदल के विरोध में बात कर रहा है। बाहर निकलना नहीं है। तो कोई विकल्प है या नहीं है, ये सवाल तो नई पीढ़ी के लिए इतनी बेमानी है कि इस जीवन में क्या समस्या है, इतना सब कुछ तो ठीक है। ब्लिंकिट पर 7 मिनट के भीतर जो चाहें आपके पास उपलब्ध हो सकता है। ब्लिंकिट विकसित करके हमने अपनी सामाजिकता गंवा दी। क्योंकि आप दुकान पर जाते हैं, आप एक किसी से मिलते हैं जो सब्जी बेच रहा है, आप उससे बात करते हैं, आप कहते हैं कि टमाटर इतने महंगे कैसे हो गए। एक संवाद होता है, एक रिलेशन है। आप घर से बाहर निकलते हैं तो एक पेड़ दिखाई देता है, एक कुत्ता बैठा हुआ दिखाई देता है, कुछ काम वाले लोग कहीं जा रहे होते हैं, कोई रिक्शा वाला दिखाई देता है। एक दुनिया जो आपसे बाहर है आपको दिखती है और आप थोड़ा खुलते हैं। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, आप सीधे सामान के सामने होते हैं। घंटी बजती है और ब्लिंकिट का सामान है। क्या यह मनुष्य का रोबोट हो जाना नहीं है? तो ये रोबोटिक कैद है, ये बहुत चिंताजनक है। और इसको हमने स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लिया है। तो मेरा संकट हो सकता है कि हो, लेकिन नई जनरेशन का संकट तो नहीं है। सर, इन सब के बीच में फिर साहित्य क्या है? मुझे पता है ये बहुत मूलभूत प्रश्न है। शायद साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते शायद पहली या दूसरी क्लास में हम ये पूछते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन आज जो लोग ना केवल ये संवाद सुन रहे हैं, बल्कि उनके लिए भी जो साहित्य से दूर हैं, उनको अगर समझाना हो कि क्या है ये विधा। कुछ नहीं, इसको बहुत सीधे तरीके से कहा जा सकता है कि साहित्य आपके कमरे की वह खिड़की है जिससे खुला आसमान, उसमें चांद सितारे, दूर तक फैली हुई दिशाएं, फसलें, लोग, सुंदरताएं दिखाई देती हैं, या बाहर की दुनिया दिखाई देती है। इससे ज़्यादा साहित्य की भूमिका नहीं है
साहित्य की वही भूमिका है जो एक कमरे में खिड़की की होती है, दरवाजा नहीं है। खिड़की का मतलब होता है कि बाहर और भीतर की संधि। आप कमरे में होते हैं, फिर भी कमरे से बाहर होते हैं। जीवन को उसके पूरे विस्तार, उसकी पूरी विविधता, उसकी पूरी सुंदरता और उसकी पूरी कुरूपता के साथ देखने की खिड़की है साहित्य। इसलिए एक ऐसे आदमी की कल्पना करो, सेलुलर जेल की कोठरियां मैंने देखी हैं जिसमें कोई खिड़की नहीं है, तो आदमी एक तरह से कैदी हो जाता है अपने अस्तित्व में। और खिड़की होने का मतलब है कि फिर आपका संबंध आसमान से भी बनता है, आपका संबंध समय की बहुत सारी परतों से बनता है। दृश्यों की विविधता जीवन की विविधता का पर्याय बनकर आपकी चेतना में प्रवेश करती है। तब आप देखते हैं कि कल्पना भी है, यथार्थ भी है, सुंदरताएं भी हैं, कुरूपताएं भी हैं, संघर्ष है तो प्रेम भी है। सारी पूरा जीवन अपनी पूरी जटिलता और विस्तार के साथ अगर कहीं दिखता है तो साहित्य के माध्यम से दिखता है। इसलिए टी.एस. एलियट ने कहा कि पूछा गया था कि जिस तरह से विज्ञान का विकास हो रहा है, आने वाले समय में यह संभव है कि साहित्य की जरूरत खत्म हो जाए। फेवर एंड फेवर में थे उस समय, तो उन्होंने कहा कि यह संभव है, लेकिन तब यह समाज मनुष्यों का नहीं, यह समाज प्रेतों का होगा। तो साहित्य कुछ करता नहीं है, जैसे खिड़की स्वयं कुछ नहीं करती, बल्कि आपकी दृष्टि, आपकी संवेदना, आपकी सोच, आपकी स्मृति, आपके होने को एक अर्थ दे देती है। यह साहित्य है। शेली कहते हैं कि पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर्स ऑफ द वर्ल्ड। और आप जो साहित्य की जो बात कर रहे हैं, उसमें विसंगति नहीं है क्या? कई बार ऐसा नहीं होता कि साहित्यकारों को ये भ्रम होता है कि आज का समय हम लिख रहे हैं और आज आगे आने वाले समय की परिभाषाएं भी हम लिखेंगे। कहाँ तक न्याय संगत और तर्क संगत है कि सुदृश्यता को लेकर बात होती रही है, और साहित्य में चूंकि बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसका संबंध कहीं ना कहीं नीति से, धर्म से, मर्यादा से, औचित्य से, वो एक तरह से आकांक्षित समाज के दस्तावेज की तरह भी काम करने की कोशिश करता है। मसलन कि जब मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, तो साहित्य में और जो पुराना साहित्य है उसमें कहीं ना कहीं समाज को जैसा है उससे बेहतर देखने की आकांक्षा होती है, इसमें कोई शक नहीं है। तुलसीदास वगैरह में तो पूरी प्रतिज्ञा ही मर्यादा के पुनर्वास की समस्या है, क्योंकि जिस समय तुलसीदास लिख रहे थे उस समय तो अकबर थे, और तुलसी के रामचरितमानस को सत्ता संबंध के टेक्स्ट के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। और सत्ता 3 जगह पर है मानस में, 3 सत्ता के पेंच हैं उसमें। एक सत्ता बाली और सुग्रीव के बीच में है, दूसरी विभीषण और रावण के बीच में है, तीसरी भरत और राम के बीच में है। 3 संस्कृतियां सत्ता के प्रश्न को किस तरह हल करती हैं। तुलसीदास ने कहा कि वो वाला नहीं चलेगा, तो उन्होंने एक विकल्प दिया और कहा कि सत्ता का आदर्श संबंध ऐसा हो। वो आप देखो कि जिस चक्रवर्ती दशरथ के राज्य के उत्तराधिकारी ये लोग हैं, राम और भरत उस सत्ता की गेंद को एक दूसरे की प्लास्टिक की गेंद की तरह लुढ़का रहे हैं कि नहीं तुम ले लो, तुम ले लो, और भरत लौटते हैं खड़ाऊं सिर पर रख के। और दशरथ का अकबर का इकलौता बेटा सलीम जो जहांगीर हुआ, उसने अकबर के जीवन काल में बगावत कर दी और इलाहाबाद में अकबर को सेना का इस्तेमाल करना पड़ा।
तो एक आदर्श तो है, आदर्श का स्वप्न देखता है साहित्य, लेकिन उसकी एकमात्र भूमिका नहीं है। तो बड़ा कवि उपदेशक भी हो सकता है, बड़ा कवि नीतिकार भी हो सकता है, सिद्धांतकार भी हो सकता है। जैसे उसे जरूरत पड़ सकती है कि हम धर्म को परिभाषित करें, तो कविता में कर देगा वो, कि अनुवाद ही सही, लेकिन महाभारत में है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों का कल्याण हो, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। एक लाइन में परिभाषा खत्म हो गई। तो कई बार वो सैद्धांतिक वाक्य कह सकता है, लेकिन जहां सृजन है, क्योंकि एक कवि में बहुत सारी परतें हैं, बहुत तरह की बातें हो सकती हैं उसमें। शैली ने जब कहा कि वो एक अघोषित किस्म का अनवांटेड दुनिया का वकील है या उसका प्रवक्ता है, तो इस बात में तनिक भी विरोध नहीं है। इसलिए कि दुनिया जैसी है उससे भिन्न चाहिए उसको। जो लोग दुनिया के साथ राजी हो जाते हैं जीने के लिए, वो कॉकरोच हो जाते हैं। कविता केवल याद दिलाती है कि तुम कॉकरोच नहीं हो। तो कविता और साहित्य की एक बड़ी भूमिका है, और इस बड़ी भूमिका में साहित्यकार के व्यक्तित्व के अलग अलग पक्ष आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो कबीर हों या तुलसीदास हों या सूर हों, मीरा हों, केवल मैं एक बात जानता हूं कि उन्होंने जो कुछ लिखा है वो दूसरों के लिए नहीं लिखा, दूसरे आ गए उसमें। पूरे भक्ति काव्य का या साहित्य मात्र का जो केंद्रीय वक्तव्य है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, जो चीज आप अपने नहीं लिख सकते हैं, वो बात किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती, तो अपने लिए लिखा जाता है। और इसलिए मैंने देखा कि जिस कबीर को हम क्रांतिकारी कहते हैं, और ठीक ही कहते होंगे, समाज सुधारक कहते हैं, और सारी चिंताएं हैं, मध्यकाल में जो आदमी सबसे ज्यादा तकलीफ में, उसका नाम कबीर है। वो तकलीफ थोड़ी सांस्कृतिक और भावात्मक है, क्योंकि जुलाहा भी नहीं है और हिंदू भी नहीं है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। कबीर की सारी तकलीफ दरअसल आइडेंटिटी की है। कबीर के यहाँ कहीं भी भूख की समस्या नहीं है, भूख नहीं आती उनके यहाँ। तुलसीदास ने कहा कि मैं अच्छे घर में पैदा हुआ, अच्छे देश में। पहली बार पूरे मध्यकाल में भारत एक ही जगह आता है कि भारत देश में, और अच्छे परिवार में पैदा हुआ। लेकिन जीवन क्या है? भीख मांगते हुए बचपन बीता है, तो भूख है, दरिद्रता है, गरीबी का जिक्र है। लेकिन यह सब भीतर से आ रहा है। तो मुझे लगता है कि साहित्य की तीन भूमिकाएं हो सकती हैं। एक तो ये कि वह हमें अपनी दिनचर्या से मुक्त करता है, क्योंकि दिनचर्या में आप शेखर एक जीवनी नहीं होते, शेखर नहीं होते। दिनचर्या में आप होरी नहीं होते, दिनचर्या में आप सुनीता नहीं होते, दिनचर्या में आप त्यागपत्र की मृणाल नहीं होते। कला का कोई भी फॉर्म है, वो मनुष्य को उसकी दिनचर्या से मुक्त करता है। एक स्त्री अपनी दिनचर्या में मीना कुमारी नहीं है, लेकिन फिल्म में है, और वो रिश्तेदारी महसूस करती है कि ये भी एक है जो मैं ही हूं। तो उस हिसाब से फिल्म जब आप देखते हैं, तो उस फिल्म का एक जीवाश्म आपके भीतर आता है, तब आप कुछ देर के लिए देवदास होते हैं। नहीं तो रोते क्यों? देवदास तो दिलीप कुमार हैं, आप क्यों रोने बैठे हैं? तो एक तो आपकी जीवनचर्या से, दिनचर्या की कैद खाने से मुक्त करता है एक। दूसरा है कि वो संभव बनाता है कि आप विकल्प का स्वप्न देख पाएं। और तीसरा ये है कि वो अनिवार्यतः आपकी भाषा का संस्कार करता है। तो तीन चीजें हैं उसमें, और हम इसीलिए बाहर निकलते हैं, इसलिए फिल्में देखते हैं। फिल्मों की अपनी व्यावसायिकता है, उस पर एक अलग बात हो सकती है, लेकिन अपने मूल संरचना में कला की भूमिका मनुष्य को उसकी जैविकता से, मनुष्य को उसकी दिनचर्या से
और मनुष्य को उसके परिचित संसार की कैद से मुक्त करना है। तो ये भूमिका हो सकती है और इस रूप में तकनीक के बावजूद भारत में तो कम, लेकिन पूरी दुनिया में साहित्य पढ़ा जाता है, बड़े पैमाने पर पढ़ा जा रहा है। और ऐसा था कि टेलीविज़न के आने के बाद लग रहा था कि नहीं, साहित्य की ज़रूरत नहीं रह पाएगी, रिप्लेस कर देगा वो। लेकिन पश्चिम में किताबों का बहुत बड़ा बाज़ार है और किताबें पढ़ी जा रही हैं। यहाँ भी किताबें बहुत पढ़ी जा रही हैं। केवल इतना फ़र्क ये है कि स्क्रीन पर, सतह पर जो शोर है, उसके नीचे किताब पढ़ते हुए लोग दिखाई नहीं देते। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई अंधेरा इतना गाढ़ा नहीं हो सकता कि वो रोशनी की चाह खत्म कर दे। तो सतह पर शोर है, भीड़ है हर तरफ, हड़बड़ी है, अधीरता है। लेकिन इसी जमाने में और इसी समय में जीवन को अपनी शर्तों पर, जीवन को अपनी लय के साथ, जीवन को अपनी स्मृति और आकांक्षाओं के साथ जीने की स्थिति है। लोग ऐसे हैं, बस दिखाई नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि बाजार उन्हें देखने नहीं देगा। सर, आपने जब बात आइडेंटिटी की, कबीर की थी, तो आपने आइडेंटिटी का जिक्र किया और ये प्रश्न शायद राजनीतिक लगे, लेकिन मैं साहित्यिक दृष्टि से इसको समझना चाहती हूँ। आज हम जिस समय में जी रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ डोमेस्टिकली अगर हम देखें, और हर पूरे अगर विश्व का भी हम भ्रमण कर लें, तो डोमेस्टिकली एक तरह से राष्ट्रवाद की परिभाषा दी जा रही है अपने अपने संदर्भों के हिसाब से। दूसरी तरफ भारत विश्व बंधुत्व की भी बात करता है और अब हम विश्व गुरुत्व की भी बात करते हैं। इन सब के बीच में एक नागरिक और इन सब के बीच में एक मानव अपनी आइडेंटिटी को कैसे देखे, कैसे समझे, कैसे जिए। तो आइडेंटिटी का जो सवाल है वो प्याज नुमा है। जब आप बाहर होते हैं तो आप इंडियन होते हैं, तब आपकी आइडेंटिटी भारतीय की है। जब आप हिंदुस्तान में होते हैं तब बिहारी, तमिल, बंगाली होते हैं, पंजाबी होते हैं, गुजराती होते हैं, फिर आप भारतीय नहीं होते। फिर जब आप राज्य में जाते हैं तब आपकी आइडेंटिटी आपके क्षेत्र से बनने लग जाती है। धीरे धीरे आते आते, परिवार तक आते आते, आपकी आइडेंटिटी आपके पिता से, आपकी माँ से जुड़ जाती है। तो एक तो आइडेंटिटी का जो सवाल है, ये सवाल बहुपरतीय सवाल है। भाषा की आइडेंटिटी होती है, लिंग की आइडेंटिटी होती है, शिक्षा की भी होती है। पढ़े हैं कि अनपढ़ हैं, ग्रेजुएट हैं कि नहीं हैं, क्या पढ़ा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। एक तो ये है हमारी आइडेंटिटी के सवाल वहाँ से पैदा होता है जहाँ से आप अपने को देख रहे हैं। अगर आप विश्व के मानचित्र पर अपने को देखेंगे तो आप कहेंगे कि मैं भारतीय हूँ। भारत के मानचित्र पर देखेंगे तो आपको स्टेट आ जाएगा और स्टेट से होते होते नीचे आप आ जाएंगे। एक तो ये मसला है। दूसरा जो राष्ट्र का मसला है, मैं हमेशा से मानता हूँ कि राष्ट्र एक दिया हुआ फिनोमिना है। ये पश्चिम से आया है। ये देश पिछले कम से कम, अगर मोहनजोदाड़ो को भी हम जोड़ लें, 7,000 वर्षों से है। 7,000 वर्षों से जो देश हो, और ये देश कभी टूटा नहीं। ये देश तब टूटा जब राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता का सवाल आया। लाहौर हमारी पहचान है। लाहौर अब पाकिस्तान में है, हमारा है। कराची हमारा है, ढाका हमारा है, ढाका का मलमल, ये सब हमारे हैं, लेकिन अब हमारे नहीं हैं। ये क्यों अलग हुए? 5,000 साल, 6,000 साल, 7,000 साल में अलग नहीं हुए। तो अलग किसने किया?
ये जो दोहरी राष्ट्रीयता है, जो डबल नेशनहुड है, इसके कॉन्सेप्ट में तो एक तो हम एक तरह से राष्ट्र अगर कहना ही हो तो हम एक सांस्कृतिक राष्ट्र थे, क्योंकि कुंभ में जो लोग नहाने आते थे आज से 600 साल पहले, वे तमिलनाडु से भी आते थे। कुंभ मॉडर्न फिनोमिना नहीं है, यानी पुराणों के हिसाब से कुंभ में जुटने और कुंभ नहाने की उम्र 2000 साल से तो है। 2000 साल से भौगोलिक, भाषिक, सांस्कृतिक विविधता में बटा हुआ एक भूखंड के हजारों लोग, मैं देख रहा था कि 18वीं शताब्दी में कुंभ की एक रिपोर्ट है, उसमें उसने कहा कि कम से कम 3 लाख लोग होंगे उस जमाने में, जब हमारी जनसंख्या सोचो कितनी कम होगी। तो ऐसा क्या है कि भाषा की भिन्नता होते हुए भी, भूगोल की भिन्नता होते हुए भी कॉमन है। केवल रामायण पर 300 रामायणें लिखी गई हैं और सभी भाषाओं में लिखी गई, अलग अलग तरीके से लिखी गई हैं, लेकिन एक कथा है जो कॉमन है। महाभारत कॉमन है, दक्षिण और उत्तर का बंटवारा उसमें नहीं हो सकता। जो हमारा पूरा वैदिक साहित्य है वो कॉमन है, हमारा उपनिषद कॉमन है। एक तरह से पूरे भारतीय दर्शन की जो पीठिका है, जो रीढ़ है, उसके सारे दार्शनिक लगभग दक्षिण भारत से आते हैं। स्वयं शंकराचार्य, उपनिषदों की रचना, ब्रह्मसूत्र की रचना, गीता की रचना दक्षिण भारत में नहीं हुई है, उत्तर भारत में हुई। भाष्यकार सारे दक्षिण के हैं, तो ये बंटवारा तो नहीं है। लेकिन ये बंटवारा कब हुआ, कब ऐसा हो गया कि ये कहने लगे कि तुम्हें मराठी अगर नहीं आती तो बाहर निकलो? इसकी जड़ें देखनी पड़ेंगी कहीं ना कहीं। तो भारत सांस्कृतिक स्तर पर पश्चिम के आने से सैकड़ों वर्ष पहले एक कल्चरल उसकी आइडेंटिटी है, उसके कॉमन देवता हैं। मुझे एकदम याद नहीं है कि उत्तर भारत में एक भी मंदिर विष्णु का है, दक्षिण भारत में दर्जनों है। विष्णु एक केंद्रीय फिनोमिना है। उसी तरफ शिव को देखोगे, शिव अनार्य देवता है, वो तो रावण का आराध्य है। और शिव को देखोगे तो उसका पूरा स्ट्रक्चर ट्राइबल है, गले में सांप है और हड्डी का माला पहने हुए, भूत लगाए हुए, और शादी हो रही है पार्वती से। तो ये किसी पॉलिटिकल समझौते के तहत नहीं है, ये हमारी अपनी समझ है। उस समझ में उत्तर दक्षिण बटा हुआ नहीं है। तो शिव हो या विष्णु हो, ये हमारे कॉमन है। तो हिंदुस्तान अपनी समूची विविधता के बावजूद जो कॉमन है उस पर टिका हुआ था। आज हम राजनीतिक रूप से एक मानचित्र में हैं, सांस्कृतिक स्तर पर विघटित हैं। यानी संस्कृति की स्मृति में बसा हुआ जो देश था वो उजड़ गया है और सारे तिनके इकट्ठे हो गए हैं राजनीतिक मानचित्र में, और तिनके अलग अलग हैं। अगर ऐसा न होता तो भाषा के प्रश्न पर संविधान सभा में जो बहसें हुई हैं वो सबसे तीखी बहसों में से एक है, और 3 साल लग गए। और इन 3 सालों में 1946 से 1949 के बीच में, और अंततः पैचअप हुए, एक फैसला नहीं हुआ, एक समझौता हुआ। मैं कह रहा हूं अनुच्छेद 343 कि भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी, और 15 वर्षों तक अंग्रेजी सहायक भाषा बनी रहेगी। और 65 में जब ये पूरा होना था तब आंदोलन शुरू हुआ, और तमिलनाडु में हिंसक आंदोलन हुए, बंगाल में भी सारे बोर्ड तोड़ डाले गए, रेलवे स्टेशन के जितने दिशा सूचक और नाम सूचक प्लेट थे वो तोड़ डाली गई, पोस्ट ऑफिस में, बैंकों में आग लगा दी गई। ये सब क्या है? तो
मुझे लगता है कि संस्कृति में जो देश एक था, दक्षिण भारत का पुजारी बद्रीनाथ का पुजारी होगा। दक्षिण तो गर्म है और पुजारी बर्फ वाले इलाके में आ रहा है, केदारनाथ में। ये किसने तय किया होगा कि हरिद्वार का गंगा का जो पानी है रामेश्वरम के समुद्र में डाला जाएगा, रामेश्वरम का पानी यहाँ डाला जाएगा? ये किसी राजा के आदेश से तो हुआ नहीं था। लेकिन आज हम सबसे अधिक बटे हुए लोग हैं इस धरती पर। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिकल राष्ट्रवाद है, ये आया पश्चिम के औद्योगिक राष्ट्रवाद से, और पश्चिम के इस औद्योगिक राष्ट्रवाद ने उपनिवेशवाद, युद्ध और प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। ये तीनों चीजें इस राष्ट्रवाद में शामिल हैं। भारत का जो राष्ट्र है, भारत की राष्ट्रीयता है, उसकी बुनियादी प्रकृति सांस्कृतिक है। हम एक देवता साझा करते हैं। हम एक तरह की परंपरा नहीं कह रहा हूं, परंपराएं हमारी बहुत सारी हैं, लेकिन इसके बावजूद वृक्षों के प्रति, नदियों के प्रति हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो संबोधन है, वो एक तरह का है। वो नर्मदा भी माँ है और गंगा भी माँ है। पश्चिम की कोई संस्कृति अपनी नदी को माँ नहीं कहती, और पश्चिम में कोई वृक्ष पूजा नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में चले जाओ तो आपको ये दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमारी एक सांस्कृतिक अस्मिता है जो राजनीतिक कारणों से क्षतिग्रस्त हो रही है। इसलिए जिसको मैं राष्ट्रीयता कहता हूं, अगर यह राष्ट्रीयता हमारी पूरी परंपरा के अनुरूप होती तो बहुत खूबसूरत होती। लेकिन अगर इस राष्ट्रीयता को हम नारे की तरह या पॉलिटिकल मुहावरे की तरह इस्तेमाल करेंगे तो समस्याएं आई हैं, समस्याएं आएंगी। सर, इसी क्रम में जब मैं अंग्रेजी साहित्य पढ़ रही थी तो उसमें एक पूरी की पूरी विधा है फेमिनिस्ट इंस्टीट्यूशनलिज्म, और जिस तरीके से फेमिनिज्म पढ़ा तब भी विसंगत लगता था, आज भी विसंगत लगता है। ऑफ कोर्स तब की चेतना एक अलग तरीके की चेतना थी, और अब की चेतना में शायद कुछ चीज़ें और जुड़ी हैं। लेकिन मुझे लगता है कई बार ये जो इज़्म और ये जो वैचारिकी का जो विमर्श है वो कई बार आरोपित और थोपा हुआ लगता है। इसी क्रम में अगर मैं देखूं तो आपने देवताओं का जिक्र किया, मैं वैदिक साहित्य का जिक्र किया, और मैं लगातार ये सोच रही थी कि पर वेदों को जब लिखा गया तो जब उनकी ऋचाएँ बनी तो उसमें लोपामुद्रा भी थी। हमारी जो पूरी डिविनिटी की परंपरा है उसके केंद्र में शक्ति है। तो ऐसे सिचुएशन में ये फेमिनिज्म या मार्क्सिज्म या इस तरीके के जो भी इज़म्स आए और जिनके प्रिज्म से हमें कहा गया कि साहित्य पढ़िए, और चूँकि अब आप पढ़ा नहीं रहे हैं हिंदू कॉलेज में, और अब मैं चूँकि बाहर निकल चुकी हूँ मार्क्स और उन सभी चीज़ों, अगर आपने नहीं की व्याख्या और अगर आपने कोशिश की कि अपने जिए हुए यथार्थ को देखते हुए आप व्याख्या करें तो आपको नंबर भी नहीं दिए जाते, क्योंकि एक संरचनात्मक एलिटिज्म है जिसके बाहर अगर आप बात कर रहे हैं तो या तो आपको साहित्य की समझ नहीं है या आप विमर्श नहीं समझ रहे। आप इसको कैसे देखते हैं? एक तो ये देखो कि कोई भी विचार और सर इसके पहले कि आप इसमें बोले, एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा हुआ कि हिंदी पट्टी से आई हुई एक बच्ची थी, जब मैं आई कॉलेज में तो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग शेली और वर्ड्सवर्थ और इनको पढ़ना नहीं था, एलियट को पढ़ना या येट्स को पढ़ना नहीं था। इनको पढ़ने की दृष्टि मुझे मिली जब ट्रांसलेशंस एक बाकायदा ऐड किया गया था और उसमें मॉडर्न इंडियन लिटरेचर पढ़ाया गया। तो उसमें अलग अलग परंपराओं और अलग अलग कवियों, अलग अलग लेखकों को जब दक्षिण भारत, उत्तर भारत और इस्मत चुगताई सबको जब पढ़ना शुरू किया तो लगा कि ये साहित्य है और इस लेंस से भी देखी जा सकती है चीज़ें। तो अभी आपने हिंदी और अंग्रेजी पे थोड़ा बहुत हम लोगों ने बात की है। अगर आपको भारतीय अन्य भाषाओं में लिखे हुए साहित्य की भी बात करनी हो, क्या आप उन साहित्य कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस हैं आपके जिनको पढ़ा जाना चाहिए, या विश्व साहित्य से भी अगर आप जोड़ करके इसको बोले तो?
बहुत सारे प्रश्न हैं, मुझे पता है। और नहीं, उसमें एक तो इज्म वाली बात पर पहले तय कर लेते हैं। कुछ लोग आते हैं इतिहास में और एक विचार रखते हैं। मार्क्स एक चिंतक थे, वो आए, उन्होंने अपना विचार रखा। गांधी आए, उन्होंने अपना विचार रखा। मॉडर्न एरा की बात कर रहा हूं। उस विचार में खुलापन है, उसमें संशोधन संभव है। स्वयं मार्क्स और गांधी ने कहा कि कोई मार्क्सिज्म और कोई गांधीवाद नहीं होता। इज्म दरअसल एक खुले भूखंड पर अपनी चाहत दीवारी खींच देना है और ये कहना है कि ये मेरी जमीन है। तो एक तरह से किसी विचार के खुलेपन को एक निश्चित दायरे में कैद कर देने को इज्म कहते हैं। और इस तरह से वह विचार जिसमें परिवर्तन, संशोधन और विकास की पूरी संभावना होती है, वो एक रूढ़ि में बदल जाता है। इज्म एक जीवित विचार को वैचारिक रूढ़ि में बदल देने वाली दुर्घटना है। यानी एक चलते फिरते, हंसते, सांस लेते हुए आदमी को मूर्ति में कैद कर देना। मूर्तियां सांस नहीं लेती, मूर्तियां चलती नहीं हैं। जब आप इज्म में आ जाते हैं तब आप चलना भूल जाते हैं, आप सांस लेना भूल जाते हैं, तब आप केवल स्ट्रक्चर रह जाते हैं। इसलिए किसी भी विचार पद्धति को इज्म के ढांचे में बांध कर देखने से राजनीतिक प्रयोजन चाहे जितना सिद्ध होता हो, लेकिन मानवीय प्रयोजन खो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि विचार को या किसी भी व्यक्ति को वाद में बांधना एक तरह से मनुष्य के भविष्य के साथ विश्वासघात करना है, क्योंकि वो चीज़ें बदल सकती थीं, वो चीज़ें विकसित हो सकती थीं। एक तरह से देखो तो मुझे बुद्ध इस संदर्भ में याद आते हैं, जब उन्होंने कहा कि मुझे लेकर मत चलना, मेरी भूमिका केवल इतनी भर है कि एक नदी है और मैंने नाव की तरह पार करा दिया है, नाव को पीठ पर मत लादना, तुम्हारी कमर टूट जाएगी। तो विचार की भूमिका यह है कि आपको एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक पहुंचाता है और फिर आप विचार करते हैं। इज्म में आपके विचार करने के अधिकार को स्थगित करना इज्म की पहली शर्त है। अब आप सोचेंगे नहीं, क्योंकि मार्क्स ने ऐसा कह दिया है। मार्क्स स्वयं इस बात से इत्तेफाक रखते थे कि मैंने जो कुछ कहा है वो विचारणीय है। मसलन कि जब उन्होंने कहा कि बेस और सुपर स्ट्रक्चर के बीच एक संबंध होता है, सुपर स्ट्रक्चर बेस स्ट्रक्चर का रिफ्लेक्शन है। लेकिन जब उन्होंने ग्रीक साहित्य पढ़ा तो कहा कि ये तो आर्थिक विकास के हिसाब से साहित्य का जो स्तर होना चाहिए वो बियॉन्ड है। तो कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे भाई लोग लास्ट तक मानते रहे कि ऐसा ही है। तो इज्म का ये मसला हो गया कि वो गति विरोधी है, दरअसल वो परिवर्तन विरोधी है। जब मैं गति और परिवर्तन विरोधी कहता हूं तो इसका मतलब वो जीवन विरोधी है। जैसे सिमोन को हम लोगों ने पढ़ा, सेकंड सेक्स को एक तरीके से बाइबल और गीता की तरह पढ़ करके वहाँ से चीज़ें व्याख्यायित हुई। बहुत लेट में यूपीएससी की तैयारी के दौरान हिंदी साहित्य पढ़ने के बाद उस दौरान भी मैं इस विचार से इस परंपरा से नहीं टकराई। लेकिन जब महादेवी वर्मा की श्रृंखला पढ़ा तो वो सिमोन से बहुत पहले की बात है। कारण ये है कि सिमोन की जो चिंताएं हैं और सिमोन की जो धारणाएं हैं, ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये चिंताएं, ये धारणाएं, ये विचार एक खास तरह के इतिहास, परंपरा, परिवेश, परिस्थिति से पैदा हो रहे हैं। सेकंड सेक्स 1949 में आई, श्रृंखला की कड़ियां पहले की है। स्त्री पैदा नहीं होती, स्त्री बनाई जाती है। वो स्ट्रक्चरली एक कोण से इसमें एक आंशिक सच्चाई हो सकती है। स्त्री का होना एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अगर स्त्री एक सोशल कंस्ट्रक्ट है तो स्त्रियां यानी मादाएं तो जीव जंतुओं में भी हैं। उनका व्यवहार कैसा है? क्या उसी तरीके से बिहेव करती हैं जैसे कि
मेल करता है उसका। स्वरूप में भिन्नता है, प्रकृति में भिन्नता है, मनुष्येतर प्राणियों में, तो मनुष्य में क्यों नहीं होगा? ये कहना कि दरअसल एक ही हैं, एक ही नहीं है। मैं मानता हूं कि स्त्रैणता एक जैविक गुण है, सामाजिक नहीं। लेकिन अब कहा गया है कि हमने स्त्री को कोमल कह दिया, सुंदर कह दिया, ममतामयी कह दिया, दयामयी कह दिया, सेवा करती है कह दिया। स्त्री बुनियादी तौर पर ऐसी नहीं होती, स्त्री को हमने ऐसा बना दिया। लेकिन मेरी सांस फूल जाती है जब मैं इतनी दूर निकलता हूं कि स्त्री और पुरुष एक ही होते हैं। स्त्री और पुरुष एक नहीं होते। इसमें भी अगेन बहुत लेयर्स हैं, क्योंकि मिटर्निटी लीव, ये जो पॉलिसीज बनती हैं, आप और बाजार, सब कुछ का इसमें मिश्रण है। आपने ये कह दिया कि स्त्रियां एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। जब आप कह देते हैं कि स्त्री होना एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, आप स्त्रियों से उसका मूल अधिकार छीन रहे हैं कि माँ बनने के बाद जो उसमें हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, जो उसमें भावनात्मक प्रवृत्तियां हैं, वो उसको कर्ब करे, क्योंकि उनको पुरुषों की तरह बाहर निकलकर कमाने जाना है। क्योंकि आप इक्वल तभी हो सकते हैं जब आप घर में अर्थ लेकर आए, और तमाम ऐसी बातें हैं। मतलब ये एक पक्ष है इसका। इससे मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि जो माएँ बाहर काम करने जा रही हैं या करने जाने को इच्छुक हैं उनका दमन होना चाहिए, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन जिस इज्म के स्ट्रक्चर आपने जो बात की, जो हमने एक बौद्धिक जमींदारी के तहत खींच दिया कि आप फ्री तब ही हैं जब पॉलिसी लेवल पर इसकी बात हो और इस पे एक 4-5 नियम बना लिए जाएं। अगर पॉलिसी लेवल पर नियम नहीं हैं, जो कि नहीं होते, राजनीति कभी ये इंश्योर नहीं करे। आपने जब तक अपनी आवाज़ खूब बुलंद आवाज़ में नहीं उठाई और आप प्रकट नहीं हुए, दिखे नहीं, सिद्ध नहीं किया, तब तक आपकी किसी भी बात को पॉलिसी लेवल पर नहीं सुना जाता। लेकिन अगर आप महादेवी वर्मा के जो किरदार हैं, चरित्र हैं, उनका जो विचार है, उससे उद्वेलित होकर अगर आपने एक निर्णय लिया कि मेरी दुनिया यही है, तो वो 4 फेमिनिस्ट कौन हैं जो ये उसको बताएं कि ये तुम्हारी दुनिया नहीं हो सकती, तुम छलावे में जी रही हो। इसमें ऐसा है कि तुम्हारे सवाल में कुछ बहुत बुनियादी सवाल हैं। एक तो ऐसा है कि जो समय में जो चल रहा है उसमें बगावत जैसा मसला है, और वो है कि स्त्री। सर, अपना होना बगावत कैसे हो सकता है? नहीं, मैं उस सवाल को समझ रहा हूं। अपना होना नहीं मैं कह रहा हूं। स्त्री समानता या नारीवादी विमर्श की जो थोड़ी बहुत मुझे समझ है, उसका केवल यह सोचना है कि स्त्री को पुरुष जैसा हो जाना चाहिए। यानी पुरुष के वो सारे अधिकार, पुरुष की वो सारी गतिविधियां स्त्री के पास भी होनी चाहिए। लेकिन स्त्री विमर्श इस बुनियाद को अनदेखी करता है कि स्त्री होना एक जैविक फिनोमिना भी है। उसके शरीर की संरचना अगर अलग है तो उसके महसूस करने के तरीके भी अलग होंगे। शरीर की संरचना को स्थगित करके आप केवल एक वाद से, विचार से, सिद्धांत से, नियम से अगर एक कर देंगे तो समस्याएं पैदा होंगी। मसलन कि चींटी और हाथी का जो फर्क है वो केवल आकार का नहीं है, उसके सोचने का भी है। अगर प्रकृति ने स्त्री और पुरुष के शरीर को अलग अलग बनाया है तो जाहिर है कि स्त्री के सोचने, स्त्री के महसूस करने, स्त्री की कल्पना, स्त्री की चाहत वही नहीं होगी जो पुरुष की है। एक तो ये मसला है। तो मुझे लगता है कि जो एक जिस पर आपत्ति हो सकती है, ये बहुत मेल सोवनिस्ट अप्रोच है कि स्त्री अपने होने में स्त्री होकर क्यों नहीं रह सकती। जब स्त्री की समानता की बात होगी तो ये बात होगी कि वो सारे काम कर सकती है, तो वो सेना में जा सकती है, वो ट्रक चला सकती है,
वो सारे काम कर सकती है जो एक पुरुष करता है, क्या यह स्त्री समानता है? पुरुष के सारे क्षेत्र को स्त्री करने लगे तो क्या इससे स्त्री के जीवन में या स्त्री के ढांचे में या सामाजिक ढांचे में स्त्री पुरुष की समानता कायम हो जाएगी? तो मुझे लगता है कि जिसको मैं स्त्रैणता कह रहा हूं, स्त्रैणता को खोकर स्त्री जो भी हासिल करेगी वो वही करेगी जिसे पुरुष ने हासिल किया हुआ है। जो पुरुष, और मैं एक स्टेप आगे जाकर बोलूंगी, जो पुरुष चाहता है कि स्त्री हासिल करे, पुरुष ऐसा चाहता है। नहीं तो सर आप मुझे बताइए, इतनी लंबी लड़ाई के बाद मैटरनिटी लीव जैसा प्रश्न जो है वो 6 महीने तक आकर रुका। पश्चिम में तो इसकी बात भी बहुत देर से हुई और अभी भी वो सुविधाएं नहीं है जो हमारे यहाँ हैं। एक स्त्री ने जिसने बच्चे को जन्म दिया, वो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, ये खुद से भी वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि वो काम पर जाए और 100% काम को दे, उतने मोमेंट के लिए ही दे? वो तुम्हारा जो सवाल है वो ये है कि जो स्ट्रक्चर है वो बना रहे। तो स्ट्रक्चर ये हो गया है कि स्त्री काम पर जा रही है और उसे माँ भी बनना है, और उसमें प्रोविज़न किया गया कि 6 महीने वो रह सकती है, फर्ज करो। दरअसल ये पूरा मसला कहाँ से शुरू होता है, इसके रूट को देखना पड़ेगा। ये पूरा मसला शुरू होता है 19वीं शताब्दी के नारीवादी आंदोलनों से। और नारीवादी आंदोलनों के इतिहास पर विचार करो, जो फर्स्ट फेज है वो राइट टू वोट है कि मताधिकार मिलना चाहिए। सेकंड फेज में उन्होंने कहा कि हमें भी काम करने का अधिकार होना चाहिए, हमें भी बाहर निकलना चाहिए। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट से पूछा गया, तो सेकंड प्रेसिडेंट है, तो पूछा गया कि स्त्रियों को सार्वजनिक क्षेत्र में आना चाहिए कि नहीं, तो उसने कहा कि रबिश, ये क्या बकवास सवाल है, स्त्रियां घर संभालें और बच्चा पैदा करें, ये उनका क्षेत्र है। लेकिन उसमें अर्बनाइजेशन हुआ और शिक्षा बढ़ी, मानवाधिकार की चेतना विकसित हुई, थोड़ा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, तो उसमें नारीवादी आंदोलन विकसित हुए। भारत उस प्रोसेस से गुजरा नहीं है। एक तो यह है कि उसका इतिहास, उसकी पूरी सामाजिक प्रक्रिया, उसकी सामाजिक स्थिति बिल्कुल अलग है। तो थोड़ा, हालांकि पश्चिम में बहुत लंबे समय तक बहुत सारे देशों में मताधिकार नहीं मिला। एक ही काम के लिए स्त्री और पुरुष के वेतनमान अलग अलग थे, जैसे कि हिंदुस्तान में भी हैं। जो मजदूरनी को है वही ईंट ढो रही है और वही पुरुष ढो रहा है, उसको ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल, CEOs। तो वो फर्क है। तो मतलब ये अधिकार लड़ाई शुरू हो गई उसमें कि ऐसा था। फिर धीरे धीरे मसला ये आ गया कि चूंकि वहाँ पश्चिम की जमीनी सच्चाइयों से ये मामला उठ रहा था, बाद में वो सब हुआ कि लिपस्टिक जला दो और सब कपड़े उपड़े जला दो, अंग वस्त्र क्या होते हैं, पुरुष अगर बिना बनीवान के घूम सकता है तो हम कपड़े पहन कर क्यों चलें। ये अभी फेसबुक पर कुछ सवाल उठे हैं जी, मतलब अभी बीच बीच में सर फेसबुक एक अलग टॉपिक है। हाँ, ये सब आते रहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पश्चिम में स्त्री जब घर से बाहर निकली और जब उसने पारिवारिक चुनौतियों का सामना किया, तो पैचअप हुआ बीच में कि ठीक है हम छुट्टी दे देंगे। भारतीय समाज अभी भी अधिकांशतः अगर आंकड़े इकट्ठे किए जाएं तो उस तरह से औद्योगिक समाज नहीं है। अर्बनाइज तो हो रहा है लेकिन उस तरह का औद्योगिक समाज नहीं है। एक तरह से परिवार को खोकर स्त्री ने कमाने की स्वतंत्रता तो हासिल कर ली है, लेकिन उसमें जो खोया है वह ढांचा, जिसमें एक बच्चा पैदा होता था और बच्चा बड़ा होता था, पूरी सामाजिकता। इसलिए देखोगे कि स्कूल के बच्चों की भाषा देखो, वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी भाषा देखो, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, उनका लाइफ पैटर्न देखोगे तो लगभग नष्ट है। सर ये पहला, हमने इस पूरे श्रृंखला में 5-6 कॉन्वर्सेशंस अभी तक, संवाद अभी तक रिकॉर्ड हुए, और ये पहला कॉन्वर्सेशन है जिसमें इतनी राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं। मैंने
बहुत कोशिश की है कि मैं राजनीति को बहुत दूर रखूं। नहीं, राजनीतिक लेकिन नहीं है ये, तो मतलब एक इशू है इसमें। मतलब हम पार्टी पॉलिटिक्स की बात तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, पार्टी पॉलिटिक्स की भी बात नहीं कर रहे हैं। और मैंने आपसे कहा भी कि मुझे नहीं पता कि मैं ये संवाद क्यों कर रही हूँ। शायद ये एक्सटेंडेड क्लासरूम है मेरे लिए। वो लोग, कुछ वो वैसे शब्दों के चितेरे जिनको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि शायद मैं और सीख सकती हूँ। बस उसी क्रम में मैं अपना एक दर्द आपको, एक और, मेरा दर्द क्या, मुझे लगता है मेरे हिसाब से जो आज की आधुनिक स्त्रियों का जो एक दर्द है, वो ये है कि सामाजिकता खोकर, आपने जो बात की कि हम क्या पा रहे हैं, उससे हमने पुरुषों से पितृसत्ता से बगावत करने के क्रम में हमने अर्थ के हिसाब से आने वाले सम्मान के लिए हमने जो कुछ दांव पे लगाए, उसमें सामाजिकता भी थी। और हम वैलिडेशन और वाहवाही हम उन्हीं पुरुषों के बीच ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि मैं कई मंचों पर भी, मैं कई कॉन्फ्रेंसेस में भी ये बात बोल चुकी हूँ कि आप जिस टेबल पे बैठने की बात हम कर रहे हैं, उस टेबल की चेयर आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, वो पुरुषों के लिए बनाई गई है। वो पोस्टपार्टम मदर्स के लिए नहीं। और मैं पोस्टपार्टम बार बार जिक्र इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं खुद एक नई माँ हूँ, और बहुत बदलाव है जिस तरीके से मैं सोचती थी, चलती थी, रहती थी, और अब जो है। और इतनी बगावत जीवन भर क्यों कर रही हूँ? किससे और कब तक व्यक्ति क्यों लड़ता रहे? नहीं, एक तो ये है कि इसको देखोगे कि एक आर्थिक स्वनिर्भरता स्त्री ने हासिल की है। इस आर्थिक स्वनिर्भरता के बदले उसने एक नई गुलामी स्वीकार की। वो नई गुलामी बाजार की है। बाजार की इस अर्थ में है कि दुनिया और हिंदुस्तान के इतिहास में इतने स्लिमिंग सेंटर्स और इतने ब्यूटी पार्लर कभी नहीं खुले। स्त्री को कैसा होना चाहिए, स्त्री को कैसा देखना चाहिए, ये स्त्री तय ही नहीं कर रही है। यह पितृसत्ता का एक बहुत खूंखार, बहुत बाजारू, बहुत बिकाऊ किस्म का एक मनोविज्ञान विकसित किया उन्होंने कि स्त्री ऐसा दिखना चाहिए, स्त्री वैसा दिख रही है। इतनी गुलामियां तो स्त्री ने जिंदगी में कभी नहीं की। एक तरह से वो घर का उपटन काफी है, शरीर पर, चेहरे पर लगा के नहा लेती थी, मिट्टी से सर धो लेती थी। और सर, आर्थिक स्वतंत्रता की भी जहाँ तक बात है, हमारी दादियों नानियों ने, जिन्होंने कभी स्कूल में, खैर मेरी नानी बहुत ज़्यादा PhD वगैरह भी की हुई थी, प्रोफेसर भी थी। मैं अपनी दादी को अगर देखूं, वो तीसरी चौथी के बाद स्कूल नहीं गई, लेकिन पूरे घर का पैसा कहाँ कैसे खर्च होगा, इसमें किसी और का दखल आज तक नहीं है। आज तो मेरे दादाजी भी नहीं है, उनकी पेंशन जो आती है उसका भी पूरा अधिकार उनके पास है। तो हम घर खरीद रहे हैं, एक युगल दंपति EMI भरते हुए एक घर बना रहे हैं, और वो प्रेशर, सही बात है, आपकी बाजार का भी है, वो प्रेशर पितृसत्ता का भी है। आप जब तक घर के बाहर कदम निकाल करके 4 इंस्टीट्यूशंस बिल्ड नहीं कर लेंगे, या 4 इंस्टीट्यूशंस में आपका दखल नहीं होगा, तब तक ये बाजार और ये पुरुष समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता कि आप सम्मानजनक तरीके से बौद्धिक जीवन जी रही हैं। इसमें देखो 2 चीजें हैं। एक तो पितृसत्ता को थोड़ा हम समझ लें कि पितृसत्ता की बुनियादी परेशानियां क्या हैं। पितृसत्ता में 4 ऐसी चीजें हैं जिसको समझना चाहिए। एक, कि स्त्री दोयम दर्जे की है, ये उसके मनोरचना में है। दूसरा ये है कि स्त्री पूरी तरह से अधीन है। अधीनता उसका प्राकृतिक गुण है। तीसरा है कि हिंसा अधिकार है पुरुष का, स्त्री मार खाने के लिए होती है। चौथा यह है कि उसका अपने शरीर पर या अपने मन पर या अपनी इच्छाओं पर उसका अपना कोई अधिकार नहीं है। यह भी कोई दूसरा ही तय करेगा। ये दरअसल इसके पीछे पुरुष नहीं है, इसके पीछे एक सोच है। दरअसल ये पितृसत्तात्मक सोच इसको कहते हैं। इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है, कैसे होगा, क्या होगा? तो मेरे ख्याल से जो लोग राजनीति में थे, जो लोग संविधान बना रहे थे,
उन्होंने इसका रास्ता खोला बाहर, बाहर जिसको आप हिंदू कोड बिल कहते हैं। उन्होंने कहा कि संपत्ति का अधिकार होगा स्त्रियों को, मतलब व्यवस्थाएं की गई, बहुत सारे कानून बनाए गए स्त्री वायलेंस को लेकर के, घरेलू वायलेंस को लेकर के कानून बने हैं। लेकिन ये तो मुझे हमेशा लगता है कि छेद अगर नाव में है तो आप बाल्टी पर सेमिनार कर रहे हैं। असली सवाल बाल्टी का है नहीं, उस छेद को बंद करना है, और ये किस तरह से बंद होगा। तो मुझे लगता है कि सुरक्षा के जितने भी उपाय किए गए हैं और जितने प्रावधान आए हैं, उन प्रावधानों से स्त्री का जीवन पूरी तरह सुरक्षित हुआ हो ऐसा दिखाई नहीं देता। दरअसल जो धुरी जहां खड़ी है वही टूटा है, वो परिवार टूट गया है। और परिवार टूट जाने के बाद हम केवल समीकरणों में होते हैं, संबंधों में नहीं। सर एक चीज़ मैं इसमें और आपने जो पितृसत्ता की जो परिभाषा दी, मैं उसी बुनियादी बात पर जाना चाहती हूँ। जब संविधान बना और जब जिन लोगों ने संविधान लिखा, उनका भी एक कैरेक्टर था, जिसमें कि कुछ कोलंबिया से पढ़ के आए थे, दर्शन बाहर का था, कुछ काम बाहर करके आए थे। जैसे गांधी जी जो संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, लेकिन बहुत कुछ गांधी जी से भी लिया गया संविधान में। और ये इन सब का दायरा बहुत विस्तृत था, पाश्चात्य भी था, बाकी अफ्रीकी देशों का भी था, एक आम स्त्री के दृष्टिकोण से। और मैं बहुत विस्थापित, आजकल और ज़्यादा वैचारिक रूप से विस्थापित महसूस करती हूँ। इतना विस्थापन तो मुझे नहीं लगता है कि ग्रेजुएशन 2nd-3rd ईयर में भी महसूस हुआ हो, जितना आज फील करती हूँ। क्योंकि जब आपने कहा कि स्त्रियों को दोयम दर्जे का माना गया पितृसत्ता में, पितृसत्ता हमारी है भी या नहीं? क्योंकि क्रिश्चियन ट्रेडिशन में ईव का जन्म एडम की रीढ़ की एक हड्डी से होता है, पर हमारे यहाँ तो सृजन का केंद्र स्त्री रही है। पूरे संसार की संरचना स्त्री के ही इर्द गिर्द घूमी है। उसके बाद हम आते हैं पुरुषों का हिंसा, स्त्रियों पे वो हिंसक हो सकता है जब पुरुषों ने हिंसक होने का प्रयास किया, पुरुषत्व ने हिंसक होने का प्रयास किया, चाहे वो महिषासुर हो, शुंभ निशुंभ हो, तो हमारी देवियां वहां पे रहीं। उनकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। बांधा पुरुषों ने, जब सती को इच्छा थी कि वो दक्ष प्रजा अपने पिता के घर के यज्ञ में जाएं, वो गईं। रोकने की कोशिश की गई तो 10 महाविद्याओं में अपने आप को स्प्लिट कर लिया और ये भी कह दिया कि मैं धूमावती भी हूं, अगर होगा तो मैं निगल भी सकती हूं तुम्हें। इसके बाद एक और बात आपने कही थी, आत्मनिर्णय। समाज, परिवार सबको त्याग कर स्व में स्थित होकर जो तब पार्वती ने किया पुनः शंकर को पाने के लिए, ये सब तो उदाहरण है मेरे पास। मुझे समझ में नहीं आता कि ये पितृसत्ता क्या सही में भारतीय जिस सांस्कृतिक वैचारिकी सवाल सही, तुम्हारा बहुत जीवित सवाल है। इसमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो मैथोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, पौराणिक जो अवधारणा है, जिसके हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं कि स्त्री हमारे यहाँ कभी भी उन अर्थों में दोयम दर्जे की नहीं थी। क्योंकि अगर मैं पुराने तरीके से चलूं तो अगर इस सृष्टि के संचालन के लिए एक और बहुत बुनियादी जो जैविक उस पर भी बात आती है, जब शिव तपस्या में लीन हो जाया करते थे, नहीं रहते थे, तो उस दौरान एक डिमांड की उन्होंने, पार्वती ने, कि भाई मेरा मन कैसे लगे, तो अशोक सुंदरी की रचना हुई। लेकिन उसके पहले की जो उनकी डिमांड थी, वो डिमांड लेकर शिव के पास गई भी नहीं। उन्होंने अपने शरीर के मैल से ही गणेश को जीवित कर दिया। सीता कहाँ से आई किसी को नहीं पता। मैं ये प्रश्न इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि आज IVF की बात होती है, आज बहुत तरीके की बात होती है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि क्या मुझे अपनी संस्कृति से बाहर स्थल ढूंढने की जरूरत है? पढ़ना, समझना, देखना, साहित्य के दृष्टिकोण से उस खिड़की से बाहर देखना तो सही है। केवल मैं इसमें एक कह के बात को आगे बढ़ाऊंगा कि एक गिलास जो टूट गया है उसके 2 टुकड़े हो गए। हिंदुस्तान की संस्कृति गिलास की तरह टूट गई है, टुकड़े हो गए इसके। एक साबुत टुकड़ा जो है
वो हमारी मैथोलॉजी में है, हमारी परंपरा में है, हमारी स्मृति में, हमारी संस्कृति में, हमारे पुराणों में है। तो देखोगे कि स्त्री कभी भी हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में कभी भी दोयम दर्जे की नहीं है। मसलन कि जब ये तय किया गया कि सृष्टि बनेगी, ब्रह्मा ने बना दिया, शिव को दे दिया गया कि आप भाई विनाश वगैरह करो, बाइंड अप आप करोगे, बाकी रक्षा का काम हम करेंगे। लेकिन जीवन है तो धन चाहिए, विद्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ये तीनों जो सबसे बड़े डिपार्टमेंट हैं ये स्त्रियों के पास हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, तीन। परंपरा बहसों की है। उगार्गी याज्ञवल्क विवाद हो या लोपामुद्रा हो या पूरे अगर देखोगे, ऋग्वेद में 16 ब्रह्मवादिनियां हैं जो सीधे ब्रह्मचर्चा में हिस्सा लेती हैं। उपनिषद काल तक आते आते इनकी संख्या 4 रह जाती है, बाद में बिल्कुल 0 बाहर। बुद्ध तक आते आते तो स्त्री प्रवेश वर्जित हो गया, संघ में स्त्री नहीं आ सकती, बुद्ध ने फिर इजाजत दी। आज का जो समाज है उसके संदर्भ में अगर हम विचार करेंगे तो साहित्य की तरफ से अगर थोड़ा देखोगे कि निर्मला की शादी, निर्मला का विवाह प्रेमचंद में उस पुरुष से होता है जो उसके पिता की उम्र से बड़ा है। अनमेल विवाह का एक सर्वे किया ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, और उसमें उन्होंने कम से कम 24 ऐसे पुरुषों की लिस्ट नाम दिया है, जमींदारों का जिक्र किया है, जिन्होंने 9 साल की लड़कियों से विवाह किया जबकि उनकी उम्र 55 साल थी। तो जो पुराण में है, जो मैथोलॉजी में है, जो स्मृति में है, वो खंडित हो गया है। हम अपनी स्मृतियों में राम को रखते हैं, भरत को रखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सगे भाइयों में बोलचाल बंद है संपत्ति को लेकर। जो आदर्श भाई और भाई का राम और भरत में दिखाई पड़ रहा है, क्या वो जमीनी हकीकत में, जमीनी स्तर पर संबंध हो बचा हुआ है? हम स्मृति में किसी और देश के वासी हैं और हकीकत में किसी और देश के। इसलिए मुझे लगता है कि अगर स्वाधीनता आंदोलन के दौर को देखोगे तो 1929 में परख लिखा ज्ञानेंद्र ने, वो पहली किताब थी उनके उपन्यास की। प्रेमचंद ने उस पर समीक्षा लिखी और अपील की कि मैं अपील करता हूं कि आप इसको पढ़ें। वो प्रेमचंद से बिल्कुल अलग थी, कटु बाल विधवा है और बड़ी हो गई है। और ज्ञानेंद्र ने ये सवाल उठाया कि 8 साल की लड़की जो विधवा हो गई है, क्या उसे जीवन जीने की इच्छा नहीं हो सकती? अच्छा, वो यहीं तक नहीं रुक गए बल्कि थोड़ा आगे गए। उन्होंने दिखाया कि सत्यधन जो उसका मास्टर है, शिक्षक है, उससे प्रेम करती है, बिहारी से विवाह होता है, बिहारी नाम है, और वो बहुत साफ कहती है कि प्रेम और विवाह में कोई फर्क नहीं है, विवाहित होते हुए भी हम किसी अन्य से प्रेम कर सकते हैं। जमीनी धरातल पर जो स्त्री की समस्याएं हैं, उसके लिए जो नैतिक संरचनाएं हैं, उस पर सवाल साहित्य में उठाया गया। तो मुझे लगता है कि सीता का उदाहरण या द्रौपदी का उदाहरण या जो वैदिक ऋचाओं की रचयिताएं हैं, उनका उदाहरण बहुत मदद नहीं कर पाएगा इस हिंदुस्तान को समझने के लिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान हमने नहीं बनाया है, ये औपनिवेशिक ताकतों के द्वारा बनाया गया हिंदुस्तान है। इसलिए वो सारी की सारी विकृतियां जो एक आयातित सत्ता से जन्म ले सकती थीं, वो जन्म ले चुकी हैं। यह जो विकृति है वो हमारी अपनी संस्कृति और परंपरा के कारण नहीं है, बल्कि एक औपनिवेशिक संस्कृति के अपवित्र हस्तक्षेप का परिणाम है। नहीं तो जो देश नदियों को मां कहता है, उस देश की नदियां इस धरती पर सबसे प्रदूषित नदियां हैं। ऐसा कैसे हो सकता था? इसलिए नेहरू और गांधी की डिबेट में देखोगे अगर, तो गांधी का यह कहना था कि नेहरू, तुम जिस देश को देख रहे हो ये 200 वर्षों का हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान 200 वर्षों का नहीं है, हिंदुस्तान 5000 वर्षों का है।
तो ये जो सारी विकृतियां दिखाई पड़ रही हैं, ये विकृतियां हमारी अपनी परंपरा की स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति के रूप में नहीं है, ये औपनिवेशिक हस्तक्षेप के कारण है। और अब ये हैं, तो इनका क्या समाधान हो सकता है? ये एक यक्ष प्रश्न है कि जो समाज हमने बनाया है, मैं 3-4 बिंदु दे रहा हूं, जो समाज हमने बनाया है उसके एक छोर पर सीधे सीधे हमारी परंपरा सांस लेती हुई दिखाई पड़ रही है। मसलन की दीपावली दीपावली तो हमने तब मनाया जब रावण को मारकर अयोध्या में आए, लेकिन ये पटाखे, दीपावली तो हम मना रहे हैं, वही दीपावली नहीं है। ये मदनोत्सव, ये होली है, ये 2,500-3 हजार वर्ष पुरानी परंपरा है। अब ये छत पर बच्चे बैलून फेंक रहे हैं और होली के नाम पर क्या होता है, ये सीधे सीधे गुंडों के पर्व के रूप में बदल गया। तो एक छोर पर हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, दूसरे छोर पर जो विकृति दिखाई पड़ रही है। हम इतना नीचे गिर गए कि पश्चिम को उतना नीचे गिरने में, अगर गिरना चाहे भी तो 1,000 साल लगेंगे। पश्चिम के शहर इतने अशांत नहीं है, कोई पटाखा नहीं, इतना प्रदूषण नहीं है। पटाखे चल रहे हैं, उसमें आप डीजे बजा रहे हैं, उसी में दमा का मरीज है, उसी में टेंशन वाला आदमी है, किसी को किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। ये जो विकृति आई है, ये विकृति औपनिवेशिक प्रभाव की परिणति है। क्या हम इस देश की शिक्षा प्रणाली को, इस देश के नगर प्रणाली को, इस देश के विकास की अवधारणा को, क्या हम औपनिवेशिक ढांचे से मुक्त कर सकते हैं कि नहीं? यह एक बुनियादी सवाल है। और अगर इससे मुक्त नहीं हुआ गया तो चीजें और अधिक सड़ांध की तरफ जाएंगी। तो मूल सवाल स्त्री का है कि हमारी परंपरा में जो स्त्री है, उस स्त्री को हम नहीं डील कर पा रहे हैं, क्योंकि 200 वर्षों के भीतर जो हिंदुस्तान बना है, उस हिंदुस्तान में वह स्त्री नहीं है। ज्ञानेंद्र एक बार हिंदू कॉलेज में आए, उन्होंने कहा कि मैं लिखता हूँ, पैसे मिलते हैं, घर से मैं बाहर निकलता हूँ तो पत्नी से कहता हूँ कि 4 आने की ज़रूरत है। उसी में वो हिसाब पूछ लेती है कि 4 आने का क्या करोगे, जबकि 1 पैसे की कमाई उसकी नहीं है, लेकिन स्वामित्व उसका है। मूल ढांचा ये था, लेकिन अब मूल ढांचा वो नहीं है। तो इस मूल ढांचे में जो विकृति पैदा हुई है, इस विकृति से बाहर निकलने का तरीका क्या पश्चिम के नियम विधान से है, या अपनी संस्कृति, परंपरा, इतिहास और स्मृति में लौटने की कोई पगडंडी शेष बच गई है कि नहीं बच गई है? क्या हम कहीं से लौट सकते हैं? ऐसा लगता नहीं है। हो सकता है कि कोई राह हो जो मुझे नहीं दिखाई पड़ रही हो, लेकिन पश्चिम वाले तरीके से गड़बड़ियां अधिक हुई हैं। जैसे हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं, समस्या के समाधान की तरफ नहीं बल्कि समस्या की तरफ ही चल रहे हैं। और जैसे जैसे हम स्त्री के सशक्तिकरण के पश्चिमी मॉडल को अपना रहे हैं, वैसे वैसे समस्याएं बड़ी हो रही हैं। सर, आपको सुनना सच में एक बहुत परिष्कृत साहित्य को पढ़ने जैसा है। और आपका लिखा हुआ, आपकी लिखी हुई थोड़ी बहुत कविताएं जो कभी कभी फेसबुक पे शेयर करते रहते हैं वो अपने तरीके से कुछ बातें जो जहन में आती हैं मैं कह देता हूँ। और यही दो चीज़ें थी जिसको लेकर मुझे लगा कि एक कोशिश मैं करूं कि अगर एक क्लास हो सके मेरी, तो मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि मुझे सही में नहीं पता कि ये शब्द विश्व मैंने क्यों शुरू किया। मुझे नहीं मालूम कि इसका डेस्टिनेशन क्या है। मुझे ये यात्रा सुखद लग रही है, मुझे साहित्य की यात्रा हमेशा से सुखद लगी है। और अभी तक मैंने जीवन में जो कुछ भी किया है, प्रोफेशनली या पर्सनली भी, वो शायद अपने अंदर के साहित्यिक मनुष्य को परिष्कृत करने की दृष्टि से ही किया है। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने नेटवर्क में
ना केवल इस संवाद को बल्कि ऐसे कई संवादों को भेजते रहिए, हमसे जुड़े रहिए और ज़रूर बताइए कि आप किनको सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।